आपने बहुत सारे हिट गाने दिए हुए, राइट? हुक्का बार, गो गो गोविंदा, लाइक यू हैव गिवन मल्टीपल हिट बैक टू बैक कट टू नाउ इज द टाइम। अभी का जमाना है जहाँ पे क्विक फिक्सेस ज्यादा चलती है, राइट? 2008 आई पास्ड आउट फ्रॉम इंजीनियरिंग। जितने भी रियलिटी शोज के ऑडिशन होते थे मैं देता रहता था, पर कभी भी मैं फर्स्ट राउंड के पार नहीं जाता। There are a lot of challenges, there are a lot of struggles, है ना? तो easy नहीं होता until unless you don't have a godfather। अंदर एंट्री मारना भी easy नहीं है। भाई हिमेश भाई ने वहाँ मुझे रिकॉग्नाइज किया मेरे टैलेंट को, और देन ही गेव मी बैक टू बैक सॉन्ग्स। जैसे आपको फर्स्ट ब्रेक मिला, लाइक यू नो वेरी फर्स्ट ब्रेक, एंड आफ्टर दैट वाज नेवर लुकिंग बैक, राइट? यू गिव लॉट ऑफ हिट्स। Welcome to Ek Soch, where we celebrate the journeys that inspire millions. Some stories aren't just about success, they are about courage, passion, and believing in your own voice. Today's guest is someone who left a secure engineering career to follow his dream and became the voice behind songs that made the nation groove. From Hukka Bar to Prem Leela, Go Go Govinda, and many more hits, he has proven that when you choose your passion, life rewards you with purpose. He's versatile, he's humble, and he continues to evolve with the new age of music. We're excited to dive into his world, his journey, and his vision for the future of Indian music. Let's welcome Aman Trikha. Make them up in my head again. Hi Aman, welcome to Ek Soch, one idea that changed your life. Since this entire show is about Ek Soch, my viewers really want to know, like, you know, how did your journey as a playback singer begin? It all started in my engineering times. Engineering जब मैं कर रहा था तब फर्स्ट ईयर में था, ठाकुर इंजीनियरिंग कॉलेज। हम लोग वेस्ट में है, वो ईस्ट में है, तो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। और वही जगह है जिसने मुझे एज अ सिंगर पहचान दी। वहाँ का ऑडिटोरियम जो है, वहाँ के जो हॉल्स हैं, मल्टीपर्पज़ हॉल्स हैं, वहाँ की मैकेनिक्स की लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, या जितने भी क्लासरूम्स हैं, कैंटीन्स हैं, ग्राउंड है, गार्डन है, तो जो भी कैंपस एरिया था, वहाँ से एक मुझे खुद नहीं पता था कि कुछ सालों के बाद आई विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्लेबैक सिंगर एंड परफॉर्मर इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। बट जैसे कहते हैं कि डेस्टिनी हैड टू प्ले इट्स पार्ट। म्यूजिक में शुरुआत से था मैं इंटरेस्टेड, बट सिंगिंग में नहीं था। मैं कीबोर्ड्स बजाता था। आई वाज गॉड्स गिफ्ट कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही कुछ ट्रेनिंग नहीं थी, और सरस्वती माँ की कृपा थी ऐसी कि सुर ज्ञान कहते हैं जिसको, कि आप एक धुन बजा रहे हो तो जो आप प्ले कर रहे हो, अगर आप जो नोट उस धुन में नहीं है वो अगर आप प्ले कर रहे हो, आपसे प्ले हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो रॉन्ग नोट है। व्हेन यू आर गोइंग रॉन्ग, यू शुड नो वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग एंड विच, इफ इट इज रॉन्ग देन व्हाट इज द करेक्ट वन। फर्स्ट ऑफ ऑल द रियलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट कि रॉन्ग हो आप, क्योंकि वो रियलाइजेशन ही नहीं होगा तो फिर आप अपने आप को करेक्ट भी नहीं कर पाओगे। तो वहां से शुरू हुई चीज, और क्लास में ऐसे ही मैं गुनगुना रहा था, कुछ याद है मुझे, तो वो चीज़ जो थी, मेरे क्लास जो साथ में बैठा होता बेंच पे, उसको बड़ी सही लग रही थी, और बोल रहा है पकाओ सा लेक्चर है यार, बोरिंग सा लेक्चर, तू करते रहे, जो गा रहा है ना वो अच्छा लग रहा है। और वो ऐसे ही हेड डाउन करके थोड़ा सुन रहा था। मैं बीच में रुक गया, बोलता नहीं नहीं चालू रुक। मैंने बोला मुझे तो तेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं तो जरूर निकाला जाऊंगा, मैं तो लंबा भी हूँ, दिखता भी हूँ, कितना झुक लूंगा। सो वहाँ से शुरू हुई कहानी, और फिर यही मैकेनिक्स के बड़े बड़े लैब में हम लोग फाइलिंग करते थे, आयरन फाइलिंग और ये सब। तो जितने इंजीनियर्स देख रहे हैं ऑडियंस में, उनको
वो रिलेट कर पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो लंबे लंबे हॉल्स, बड़े बड़े अकोस्टिक्स, उसमें क्या है, गूंजती है आवाज, तो बड़ा सही लगता है। करेक्ट। जैसे बाथरूम में आपको सही लगता है सिंगिंग, इसलिए कहते हैं बाथरूम सिंगर, बिकॉज वहां पे हर इंसान जो है अपनी आवाज उसको अच्छी लगती है, क्योंकि ऐसा इफेक्ट बन जाता है। लेकिन वहां पे क्या लंबे लंबे हॉल्स हैं, तो योर वॉइस गेट्स रिवर्बरेटेड, वहां पे गूंजती है और एको होती है। तो वहां पे मैं कुछ गाता था तो 4 टेबल बाद भी लोगों को सुनाई देता था कि कुछ हो रहा है। हालांकि हम लोग अपना काम कर रहे थे, बट बाहर से कई बार खिड़की से लोग आ जाते थे। मेरे दूसरे, मैं ईएक्सटीसी में था, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में, मैंने वहाँ उसमें इंजीनियरिंग करी है। तो कंप्यूटर्स वाले आ जाते थे, आईटी वाले आते थे, उनके क्योंकि अलग पीरियड्स होते थे, लेक्चर्स होते थे, तो कभी बाहर घूम रहे हैं या कहीं, जो एकदम ही आ, हमारे जो गैंग वाले लोग थे वो लेक्चर्स नहीं बंक कर लेते थे, तो उनको लेना देना नहीं होता था कौन सा लेक्चर है, अच्छा ये लेक्चर है, नहीं हम नहीं अटेंड करेंगे, हम बाद में देख लेंगे सेमेस्टर में क्या है। तो वो लोग आते थे, ज्यादातर वही आते थे, क्योंकि वो घूमते रहते, उनको पता होता था कि ये अच्छा, ये क्लास एक्ससी बी में जो है एक बंदा है यार, बड़ा सही गाता है। बोलते थे भाई जरा गा दे यार, वो गाना गा दे, तो खिड़की के पास आके बोलते थे, तो मैं ऐसे गा के एक दो लाइन चुपके से गा देता। तो ऐसी चीजें शुरू हुई। ऑडिशन, फिर हम लोगों ने इन लोगों ने सोचा कि ऑडिशन देना चाहिए तुम्हें किस चीज का। हमारे कॉलेज में इंटर कॉलेज कंपटीशन हो रहा था, तो सुजॉन उसका नाम हुआ करता था, अभी भी शायद वही है। तो बोलना कि ये तेरे को कल्चरल फेस्ट में करना चाहिए, सिंगिंग कंपटीशन है। और तब सब ये जो इंडियन आइडल और ये सब रियलिटी शोज है शुरू हुए थे, हम टॉकिंग अबाउट 2005। तो तब फर्स्ट सीजन ही शुरू हुआ ही था, ऑन एयर था, टीवी पे सब लोग देख रहे थे, तो अचानक से हाइप बहुत हो गई थी इन सब चीजों की, रियलिटी सिंगिंग शोज की। तो यहाँ से फिर शुरू हुई और मैंने ऑडिशन दिया, हालांकि एवरीवन फोर्स्ड कि तुमको देना चाहिए। मैंने कहा यार क्या, मैं तो ऐसे ही शौक के लिए गा रहा हूँ, सिंगर थोड़ा हूँ मैं तो कीबोर्डिस्ट हूँ, चलो ठीक है, लेकिन गा रहा हूँ मैं, मेरे अंदर से थी हमेशा चीज कि मैं, क्योंकि जब कोई गाता था तो मुझे लगता था नहीं यार ये सही नहीं गा रहा है, यहाँ पे सही गा रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसी कमी है। तो अंदर ही अंदर वो जजमेंट चलती रहती थी, पर वो कभी बाहर नहीं आई। अब ये कॉलेज वाले वाकये से और इस इंसिडेंट से बाहर आ गई। ये जो इंजीनियर्स जो होते हैं, आई रियली फील दैट दे आर ऑलवेज एन आर्टिस्ट, दे आर ऑलवेज वेरी क्रिएटिव। वो लोग इंजीनियरिंग छोड़ के सब करते हैं। एग्जैक्टली। So a lot of my friends, they are in different creative field, right? सारे अलग अलग field से है. But then was this transition easy? Engineering turning into a playback singer, was that transition very easy to convince your own family members or your surrounding? फैमिली के हिसाब से इट वाजंट इजी, मेंटली तौर पे इट वाजंट सो डिफिकल्ट, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी मेड अप माय माइंड इन बाय द एंड ऑफ थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर, कि मुझे भगवान ने, ऊपर वाले ने शायद इसी चीज के लिए धरती पे भेजा है। Correct. व्हेन यू गेट दैट फीलिंग अंदर से, जब इनर कॉल आपकी सोल वो बोले ना, तो फिर वो बहुत, आपका पूरा सिस्टम जो है ना उसके साथ अलाइन हो जाता है, वो वायरिंग जो है ना वो उसके साथ आप एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है। देन फॉर यू, बिकॉज यू देन यू नो, एंड योर सोल एंड यू ड्राइव योर सेल्फ इन टू दैट डायरेक्शन, वो आप उस रास्ते फिर चल पड़ते हो। आपको किसी की वैलिडेशन की, किसी की इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी कोई बोले बेटा ये गलत है, बेटा ये सही है, तो ये हो जाता है मैं तो इसी राह पे चलने वाला हूँ, जिसको आने आ जाओ साथ में। तो क्योंकि कॉल वही होती है कि जब आपको पता चल जाए, क्योंकि एक हर एक, मैं समझता हूँ हर एक इंसान को कुछ ना कुछ स्पेशल देके भेजा है ऊपर वाले ने। सो बस ये बात होती है, किसी को बहुत जल्दी समझ आ जाता है, किसी को बहुत लेट समझ में आता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि रियलाइजेशन वाला वो मोमेंट कब है, then that moment is the moment which transforms you. अब ट्रांसफॉर्मेशन है तो ट्रांसफॉर्मेशन इज नेवर इजी। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा वर्ड लगता है, ट्रांसफॉर्म, आई एम अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, बट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अनडू योरसेल्फ। आपकी जो एक पुरानी बिल्डिंग है उसको तोड़ के नहीं बनानी है, तो आपको तोड़ना पड़ेगा वो, तो यू हैव टू लिटरली ब्रेक योरसेल्फ, यू हैव टू अनडू व्हाटएवर यू हैव डन, और आपको वापस से फिर उसको बिल्ड करना है, रेनोवेट करना है, पॉलिश करना है, फिर एक बार तो नई स्ट्रक्चर खड़ी करनी है, उसके बाद वो इनिटिग्रिटीज जो है, पॉलिशिंग और ट्रिमिंग और धीरे धीरे उसकी जो स्केलिंग है, तब बाद में होती है। बट
ऑल इन ऑल तो आपको एक नया एंगल ही अपना क्रिएट करना है, करेक्ट. आपका एक नई एग्जिस्टेंस आपको लानी है वजूद में। तो वो एक मुश्किल थी चीज़, क्योंकि ऑल जितने भी मेरे फैमिली में लोग हैं वो कोई इस इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं है, तो दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो और ये इंडस्ट्री भी बड़ी रूथलेस है इंडस्ट्री, क्योंकि आपको कुछ सर्टेनिटी नहीं है। और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया तो अब जाके हुआ है, उस टाइम पे जस्ट शुरू हो रही थी चीजें। फेसबुक आया, तो इंडियन आइडल वगैरह का फेस था, हाँ वो फेसबुक आया था, यूट्यूब भी जस्ट आया ही था, और तो गुड था. ऑर्कुट था, और याहू मेल और ये सब होते थे, चैट रूम्स होते थे, लोग वहां पे कम्युनिकेट करते थे। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना हवा नहीं था चीज का, और इतने रिसोर्सेज नहीं थे। नहीं थे. ये आज हम ये कर रहे हैं, और ये आज इंस्टाग्राम पे आजकल कोई भी जो है गिटार पकड़ के या पियानो कीबोर्ड बजा के कोई अपना अच्छा सा हुस्न दिखा के उस पॉइंट पे, अपने उस फैक्टर पे एक फॉलोइंग जनरेट कर लेता है। इट वॉजंट ईजी एट ऑल, बिकॉज वहां पे एक ही रास्ता था कि आप जाओ म्यूजिक एज अ सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाओ, लिरिसिस्ट के पास जाओ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, व्हाटएवर, आपकी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। पहला पड़ाव तो वो था, और पहुंच रही है बहुत लोगों की आवाज। तब सीडीज होती थी, सब सीडीज भेज लेके जाते थे, सर सुन लो सुन लो। लाइव सुनने के पास किसी के पास टाइम नहीं था, अगर सुन लिया तो आपका नसीब है। तो लाखों सीडीज में से बॉम्बे में लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं इंडिया से ही, बाहर से, अपना कुछ यही हर रोज सपना लेके, तो आपको चांस मिल जाएगा उसकी क्या गारंटी है? और आपका कोई कनेक्शन भी नहीं है किसी इंडस्ट्री वाले के साथ। तो ये सोच के ही घर वाले थोड़े थे कि भाई आप, तुम जिसमें कदम रख सोच भी रहे हो कदम रखने के लिए, वहां पे सोचने से भी पहले 100 बार सोचना चाहिए कि ये करने के बाद आप चल पड़ोगे तो सस्ते में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी सर्टिनिटी थी। लेकिन मैं हमेशा ये कहता था कि शायद किसी और को शायद 1-2 साल में मिल जाए, मुझे शायद 5-6 साल लगे, शायद 10 साल लगे, लेकिन आई विल मेक इट। या वो एक इनर बिलीफ होता था हमेशा, और वही वो बिलीफ। तो करेक्ट, ये जो आपको कॉलिंग भी आई, जैसे लाइक यू नो यू रियली वांट टू बिकम अ सिंगर, मुझे प्लेबैक सिंगर, म्यूजिशियन, मुझे इंजीनियरिंग में आगे कुछ ज्यादा करना नहीं है। सो आई पर्सनली बिलीव दैट प्रोफेशन सिलेक्ट्स यू, राइट? प्रोफेशन खुद हमें सिलेक्ट करता है, हम प्रोफेशन को सिलेक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज दैट्स अ यूनिवर्स कॉलिंग, राइट? आपने जैसे कि कहा कि you were never a classically trained singer, right? So did you like you know, जैसे आपने कहा कि मुझे वापस सब रीडू करना चाहिए, रीडू को पूरा करना पड़ा, and then again I started my career. So was it a challenge? मैंने जब शुरुआत सिंगिंग में करी, जब एक कॉलेज के लेवल पे शुरू किया सिंगिंग, तो तब भी मैं ऐसे बहुत कैजुअली नहीं गाता था। तब शुरुआत से ही मेरी ये एक अप्रोच रही है म्यूजिक के लिए। आई हैव ऑलवेज बीन सीरियस इन व्हाटएवर आई डू। आई एम वेरी लाइक परफेक्शनिस्ट टाइप की कर ऐसे, अगर मैं कहीं हाथ डाल रहा हूँ या कहीं पे मैं कुछ कर रहा हूँ, सो आई नेवर बी शैलो। अब उसकी प्रॉब्लम, उसके मतलब फायदे भी है, उसके नुकसान भी है। नुकसान तो ये है कि फायदे तो पता ही है लोगों को क्या होंगे, कि उसमें आप हमेशा अपना बेस्ट देना चाहते हो। नुकसान ये है कि आप फिर यू गेट टू मच पोजेस्ड अबाउट दैट, कि ये ऐसे नहीं हो रहा, वो वैसे नहीं हो रहा है। समटाइम्स यू हैव टू लेट गो ऑफ फ्यू थिंग्स, बट जब क्राफ्ट में आपकी लेट गो नहीं होती है, फिर वो चीज, जब क्राफ्ट में अगर आप रेकलेस हो, तो वो फिर आप, यू कैनॉट बी अ नॉच अबव द रेस्ट, एंड यू कैनॉट बी। और मुझे कंपटीशन के लिए नहीं था कि मुझे इससे ज्यादा अच्छा करना है, मुझे अपने आप में ही बहुत बेस्ट वर्जन बनना है। मेरा खुद का सबसे बड़ा आज भी जो है कंपटीशन मैं खुद ही, मैं ऑलवेज मेंटेन दैट। जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, जब इंटरव्यू शुरू हुई है, व्हेनेवर समवन आस्क्स मी हु इज योर बिगेस्ट, मैंने कहा मैं खुद ही हूँ भाई, मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला। सब हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप किसी और के साथ अपना कंपटीशन रख के अपने आप को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। वो उसकी जर्नी है, वो उसका नसीब है, वो उसका कर्म है, वो उसकी कॉलिंग है। वो जो भी गा रहा है या जो भी गा रही है, उसको जो मिला है, उसके जो तख्ती पे लिखा हुआ है, उसको मिल रहा है। वो अपने स्किल सेट को होन करके, वो कितने साल से, कोई 3 साल से ही शुरू कर देते हैं क्लासिकल सीखना, 4 साल से ही सीखना शुरू कर देते हैं। बचपन में उनके घर में ही वैसा एनवायरनमेंट होता है। आई कैन नॉट कम्पीट। मैं नहीं बोल सकता तूने मुझे ऐसे माँ बाप क्यों दिए जो मुझे, जिन्होंने 3 साल से नहीं गवाया या नहीं सिखवाया,
तो आई कैन नॉट कंप्लेन दैट इज फुलिशनेस. मैच्योरिटी एंड रियलाइजेशन इज कि आप समझो कि आपकी एक जर्नी अलग है. अब वो अगर मैं इसमें एक और डायमेंशन ऐड कर लूं, पास्ट लाइफ भी है इसमें. अब Yeah, कितने लोग I नहीं agree. एग्री I करते, आई agree. डोंट नो. Totally agree to that. मैं एग्री, मैं फील बिलीव करता हूँ इसमें. बहुत लोग डिसएग्री करेंगे बट आई डोंट केयर. लेकिन मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि पास्ट लाइफ भी आपकी चीज है. आपके कर्म जो आपने पिछले में किए हैं उसके हिसाब से आपको इसमें कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं. तो आपको इसलिए कुछ चीजें जो हैं, आपको ऐसे माँ बाप मिलते हैं कि आपके वो भी सेट होते हैं. Yeah. माँ बाप भी सेट ही होते हैं. सिर्फ माँ बाप नहीं, आपका आगे जाके स्पाउस भी सेट होगा. आपका भाई बहन है वो भी सेट है. आप जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है या पार्टनरशिप है या वॉट एवर इट इज, वो भी सेट ही है. वो भी आपका कार्मिक ही है कोई. सो और लाइफ में ऐसे और भी लोग होते हैं जो सिर्फ रहने के लिए, कुछ टाइम रहने के लिए होते हैं. बट दे आर ऑल्सो कार्मिक. दे आर नॉट देयर टू स्टे फॉर एवर. दे आर देयर टू टीच अ लेसन और टू. आई नो दिस टॉपिक इज गोइंग थोड़ा वहां पे, बट दिस इज ऑल्सो अ डायमेंशन वेयर इट इज ऑल कनेक्टेड. क्योंकि अगर आपको वैसे ही लीनिएज में डालेंगे, वैसे ही आपको उस सेटअप में डालेगा आपका जो पिछले का तरफ का जो सब कर्म है, कि जब आपको नॉर्मल सी सेटअप में डालेगा. अगर आपको एक करना है, आप देख लो जितने भी लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं. उनके आगे जो है वो उतनी ही जो है वो हेरिटेज, उतना ही जो उनका जो कारवां है या जो उनकी विरासत है वो आगे लेके जाए. बहुत कम लोग हैं. बहुत कम. आर्टिस्ट्री में बहुत कम लोग हैं जो हैं. मतलब क्लासिकल में आपको बहुत मिलेंगे. पॉपुलर कल्चर में इट्स नॉट नेसेसरी. क्योंकि क्लासिकल में क्या है ना, वही वो 3 साल पे पटक देते हैं, 2 साल में पटक देते हैं. जाओ हारमोनियम पे पटको, तानपुरा लो, तबला बजाओ, ये सीखो, सब वो. बट पॉपुलर कल्चर में या क्योंकि सबके प्रोफेशंस हैं. अब मेरे मॉम डैड के अलग प्रोफेशन, दे हैव बीन क्लास 1 गवर्नमेंट ऑफिसर्स बोथ. तो वो रिटायर हुए हैं. तो उनके भी आगे बाप दादा जितने भी थे या उनके पीछे की जो लिनिएज थी, उनमें भी कोई ऐसा नहीं. तो कहीं ना कहीं से एक, अगर मेरी मॉम का एक हिडन चीज है कि शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, वो गाती थी, तो वो ये ऐसे फिर चीज आती है. फिर हाँ, वो ऐसे फिर सिलेक्ट करके आपका पूरा ब्रांचिंग करता है फैमिली का, कि आपको ऐसी जगह भेजेगा ऊपर वाला कि वो कर्म आपका ऐसे निकलेगा. क्योंकि आपको वो बनना है आगे जाके, तो वो ऐसी जगह डालेगा. दोज हु आर नॉट प्रोफेशनली बट अंदर ही अंदर कहीं है, वो बाहर नहीं है. शी हैज बीन अ टीचर, सो शी वाज नेवर अ सिंगर, बट उनका जो एक स्किल है वो तो रहेगा. वहां आया तो वहीं से है, डीएनए तो वहीं से आया. डैड को भी है म्यूजिक का शौक, गजल का, और मेरा नाम ही गजल के इतने शौकीन थे मॉम है, मतलब मॉम डैड. तो उसी की वजह से अमन जो है, इट्स अ फारसी वर्ड जो उर्दू में वापस जो इनकॉर्पोरेट हुआ. सो ये वही है कि आपको फैमिली से को, बट वो दुनियादारी जब आ जाती है ना, तो फिर दुनियादारी वाली बातें होती है कि बेटा आप पैसे कैसे कमाओगे और स्टेबल रहेगी इनकम की नहीं रहेगी. तो ये चीज की वजह से दे आर ऑल्सो राइट एंड एट देयर पार्ट. बट अब मुझे तो, मैं अपनी तरफ से सोचूं तो मेरे पास एक ही जिंदगी है. अगर मैं अभी नहीं करूंगा, मैं 50 की उम्र में जाकर रिपेंट नहीं करना चाहता कि आई वुड हैव डन दैट, काश वो टाइम पे स्टेप ले लिया होता. तो 2005 में ये मैंने रियलाइज करी इस सिंगिंग की कॉल का. फिर मैंने 2007 में 2007 आई स्टार्टेड लर्निंग क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल. Actually took training. आई टुक ट्रेनिंग. हाँ जी. उस्ताद मकबूल हुसैन खान साहब जो हैं, जो रामपुर से है, स्वान घराना, बहुत मशहूर, बहुत पुख्ता घराना है, जिसमें गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब हैं, जो उनके बहनोई हैं, जो सोनू निगम, AR रहमान जो हैं, और हरिहरन जी, ये सब उन्हीं के शागिर्द हैं. और जो उस्ताद राशिद खान साहब जो अभी उनकी एक्सपायर हुए, वो आओगे जब तुम साजना, तो मैं पॉपुलर कल्चर वाले बता रहा हूँ. वो तो एक्चुअल में तो आओगे जब तुम साजना के अलावा उन्होंने तो वो तो फिल्म का एक गाना बहुत पॉपुलर उन्होंने गाया. बट जो उनकी गायकी है, उनका जो अंग है, जो क्लासिकल में जो मास्टरी थी उनकी, वो वही, मतलब वो मेरे गुरुजी के जो हैं वो भांजे लगते थे. तो ये ऐसे मुझे बहुत बड़ा फॉर्चून है मेरा कि मुझे उनसे सीखने का मौका मिला, और वहीं से चीजें आगे हुई. Then
कहते हैं ना, ये जो इंडस्ट्री है itself is very much like, you know, there are a lot of challenges, there are a lot of struggles, है ना. तो इजी नहीं होता until unless you don't have a godfather. अंदर एंट्री मारना भी इजी नहीं है. अभी का जमाना अलग है. आपने जब शुरुआत करी तभी बहुत डिफरेंट था, राइट. इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू दैट. सो व्हेन वाज दैट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू रिसीव्ड? पहली अपॉर्चुनिटी आपकी कौन सी रही है जहाँ पे लाइक यू नो someone might have picked you up or someone might have picked your talent and then you know it was all out there? जैसे वही 2007 5 6 7 से आगे आगे कहानी शुरू हुई तो 2008 आई पास्ड आउट फ्रॉम इंजीनियरिंग. फिर बाद में मैंने काफ़ी सारे जितने भी रियलिटी शोज के ऑडिशन होते थे मैं देता रहता था, पर कभी भी मैं फर्स्ट राउंड के पार नहीं जा पाया. अब वहाँ पे क्योंकि जो लोग बैठते थे जजेस, मेन जजेस तक मैं पहुंचता ही नहीं था. जो आप देखते थे मेन ज्यूरी बैठी हुई है कोई भी शो का, जो मेन 3 या 4 लोग हैं जजेस, वहाँ वो तीसरे स्टेप में आते हो, तीसरा पड़ाव है. उससे पहले 2 ऑडिशंस और होते थे जो लोकल म्यूजिक टीचर्स और ये सब लेते थे. तो वो अगर आप वहीं से आप अगर टाटा बाय बाय हो गए आपका, तो आगे आप पहुंचते थे नहीं थे. और आप जो दिखाते थे टीवी पे वो एक्चुअली वो थर्ड जगह थी, थर्ड पड़ाव था. तो ऐसे ही आप बहुत सालों तक ये चलता रहा. तो फिर फाइनली 2012 में एक शो आया था सुरक्षेत्र, जिसमें हिमेश रेशमिया जो थे, हिमेश भाई थे, वो इंडिया पाकिस्तान का शो था, इंडिया पाकिस्तान के सिंगर्स का शो था, रियलिटी कॉन्टेस्ट था. तो पाकिस्तान के कैप्टन आतिफ असलम थे और यहाँ के हिमेश भाई थे इंडिया के अपने. तो और आशा ताई, रूना लैला जी जो हैं बांग्लादेश की, बहुत इनका दमादम मस्त कलंदर बहुत फेमस हुआ था. आबिदा परवीन जी जो उनको सब जानते हैं, सूफी क्वीन कहते हैं उन्हें. तो बहुत ये दिग्गज पूरा लाइनअप था ज्यूरी का. आशा ताई तो नाम ही का बोलना ही जरूर, कुछ बोल ही नहीं सकते उसके उस नाम के आगे. तो ये जब इतने बंधे हुए, इतने मंजे हुए कलाकार दिग्गज जो हैं आपके सामने बैठे हैं और आपको जज कर रहे हैं, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था. तो वहाँ मुझे मौका मिला. आई वॉज अमंग्स द टॉप 10 सिंगर्स ऑफ द कंट्री जो सिलेक्ट हुए थे. और पूरा शो जो था वो यूएई में, दुबई में हुआ था, क्योंकि पाकिस्तानी सिंगर्स वर आल्सो इन्वॉल्व. तो शो वहाँ पे किया था और दैट वाज माय लाइफ चेंजिंग. You also participate in सारेगामापा, right? सारेगामापा में ये सब में मैंने कहा सारेगामापा, इंडियन आइडल, फिर एक और आया था एक्स फैक्टर 2010 में ही आया था. 1 साल पहले मैं ये 12 की बात है ना, 2010 में इंडियन आइडल 5 के टॉप 15 में था मैं. बट वो आई डिडंट मेक इट टू द फाइनल, जो जिस पे टीवी में आप शुरू होते देखते थे, जहाँ वोटिंग शुरू होती थी, वहां नहीं. मैं लास्ट ऑडिशन राउंड में, जिसके आगे ही नेक्स्ट टीवी राउंड शुरू होता था, आई वाज नॉट टेकन फॉरवर्ड वहां पे. और फिर एक्स फैक्टर में सोनू निगम और श्रेया घोषाल एंड संजय लीला भंसाली ये मेन जजेस थे. उसमें भी मैं ज्यादा वही एक पड़ाव पहले, तो मैं एक पड़ाव पहले रह जाता था. और मैं बोलता था इतने सालों से स्ट्रगल चल रही है यार, मतलब 8-9 सालों से मैं कर रहा था. तब 8वां 9वां साल था वो. मैंने कहा यार अब और कितनी चीज. और फिर वही लगता था कि चलो स्ट्रगल है, करनी ही पड़ेगी, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं था. एक दिन रोल हो गए आप, दूसरे दिन आपको वापस से उठ के वही करना है जो पहले से करते आ रहे हो. सो देयर वाज नो एस्केप रूट. और वो फिर वो चीज 2012 में हुई. But still you had patience, right? वरना अभी का जो जनरेशन है, they don't have that much of patience. उनको पता भी नहीं चलेगा पेशेंस नाम की जो चिड़िया है वो क्या है. उनके लिए पेशेंस है कि सिर्फ 5 की जगह 15 मिनट वेट कर लिया किसी का, दैट्स इट. आई कांट डू इट एनीमोर ब्रो. सो दैट विल बी द फीडबैक. बट दैट वही प्रॉब्लम है कि आजकल रिसोर्सेज भी हैं उतने, बट इसलिए पेशेंस लेवल बहुत कम होती जा रही है और आगे जाके और कम होती जाएगी. तो पहले तो रिसोर्सेज नहीं थे, लोगों में ठहराव था, लोगों को पता था कि ये करना है तो ये
उबड़ खाबड़ रास्ते से जाके ही वहां पे आप पहुंचोगे। तब गूगल मैप्स भी नहीं था जो और 10 रास्ते बता देगा जाने के। आपको एक रास्ता पता है तो यही रास्ता जा रहा है, वहां ये रास्ते में खड़ा होना, ऑडिशन की लाइनों में सुबह 6 बजे से खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके शायद आएगा 12-1 बजे नंबर दोपहर को। तो ये सब तो चीजें थी ही। तो यू हैव टू गो थ्रू, एंड दैट आई थिंक दैट मेक्स यू दैट मेंटली स्ट्रांग ऑल्सो। अगर आप इन चीजों से नहीं गुजरोगे तो वो मेंटल स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? मेंटल स्ट्रेंथ ही नहीं आएगी ना। तपे नहीं हो, घिसे नहीं हो, तो आपको जब आगे हार्डशिप्स आएंगे इंडस्ट्री में, घुस तो जाओगे, चलो ठीक है घुस गए आप, कैसे भी सर्वाइव जुगाड़ से घुस जाओगे, कुछ अच्छा काम भी कर लोगे, थोड़े पॉपुलर भी हो जाओगे। उसके बाद जो एक दूसरा फेज आता है पॉपुलैरिटी के साथ, उसको कैसे हैंडल करोगे जब मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है? तो वो दैट ये सब चीजें जो है वो आपको एक पूरे गुलदस्ते में की तरह मिलती हैं कि आपको अलग अलग फूल उसमें अलग अलग रंग के मिल रहे हैं। एंड देन ऑल दिस एक्सपीरियंसेस मेक यू मोर स्ट्रांग, राइट? एंड जैसे आपको फर्स्ट ब्रेक मिला, लाइक यू नो वेरी फर्स्ट ब्रेक, एंड आफ्टर दैट देयर वाज नेवर लुकिंग बैक, राइट? यू गिव लॉट ऑफ। से हम लोग बात कर रहे थे भाई, हिमेश भाई ने वहां पे मुझे रिकॉग्नाइज किया मेरे टैलेंट को, और देन ही गेव मी बैक टू बैक सॉन्ग्स। जैसे क्योंकि वो जैसे ही हम यहाँ आए, इनफैक्ट जब हम लोग वहां पे ही थे, मैं वी वर शूटिंग, तो वो यहाँ से टू एंड फ्रो करते थे। शूट हो गया, 2 दिन शूट किया, वापस से यहाँ बॉम्बे आ गए हम लोग। वहीं पे तो हम लोग तो ऑफकोर्स वहीं पे स्टेशन थे, तो वहीं यहाँ से उन्होंने स्टूडियो से भेजा था एक गाना, यार तू ये मेरे को आवाज में जस्ट रिकॉर्ड करके भेज वहां पे, कैसे भी एक रिकॉर्ड करके, नॉर्मल स्क्रैच सा, क्योंकि आई जस्ट वांट टू लिसन टू योर टोन कैसे साउंड कर रही है गाने में। क्योंकि वो जब सुनते थे तो सिर्फ मेरी वो परफॉर्मेंस सुन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक कान से सुन रहे, दूसरा जो हिस्सा है दिमाग का, वो चल रहा है कि ये मेरे ये वाले गाने में इसकी वॉइस फिट हो जाएगी, ये वाले गाने में इसकी आवाज फिट हो जाएगी, ये वाले गाने में फिट हो जाएगी। और मेरी वर्सिटैलिटी ऐसी, उन्होंने वर्सिटाइल मेरा जो अंग है वो उन्होंने बहुत अच्छे कैप्चर किया। कि उन्होंने बोला भी था ऑन एयर टीवी पे कि एक ही यहाँ पे एक सिंगर है जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी गाएगा तो उसकी वॉइस क्वालिटी एकदम ही अलग है, यहाँ पे भी एकदम अलग, लाइव में भी वैसे परफॉर्म करना। रिकॉर्ड कई लोग, क्योंकि मेजरली बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिंगर्स होते हैं, स्टूडियो आर्टिस्ट होते हैं, जो उनको लाइव में आप बोलोगे तो एक सुर भी नहीं लगेगा। बहुत लोग हैं। तो क्योंकि स्टूडियो आर्टिस्ट होते हैं कि स्टूडियो में आप, यहाँ पे हम बैठे हैं, हम यहाँ पे 100 रीटेक ले सकते हैं, लेकिन जनता के सामने आप लाइव जब गाओगे और आप परफॉर्मेंस जब कर रहे हो, आपको एक ही टेक मिलेगा, शुरू हो गया वो खत्म होगा, आपने जो बीच में किया वही है, उसी पे जजमेंट है। तो वो दोनों में बहुत एकदम एक उस टाइप की परफेक्शन लाना, या उस टाइप का आपका कैलिबर होना कि दोनों में आप इतने अच्छे हो। तो ही यूज्ड टू एग्जैक्ट, मतलब ही यूज्ड टू हाईलाइट दैट, और वर्सिटाइल भी हो कि ये रॉक भी गा रहा है, ये सूफी भी गा रहा है, ये कवाली भी गा रहा है, ये रोमांटिक भी गा रहा है, क्लासिकल भी गा रहा है। तो आप इसको कोई भी गाना दे दो तो ही विल जस्टिफाई इट टू द मैक्सिमम। ऐसा नहीं है कि कई बार एक ही जॉनर के गाने आप गाते हो तो आपका गला वो उसमें अटक जाता है। करेक्ट। और वो आवाज भी बहुत इजीली रिकॉग्नाइज हो जाती है। हाँ, आवाज भी वो फ्लो नहीं करती है, सीमलेस नहीं लगती है आपको कि यार ये तो गाने में घुल गई है आवाज, ऐसे नहीं लगेगी आपको, लगेगा मैकेनाइज्ड है, एनफोर्स्ड है। आप फोर्सफुली, मतलब आपको बोला है कि गा यार, क्योंकि कोई, मतलब तुम्हारा किसी प्रोड्यूसर ने बोला है, तुम्हारा डिमांड आ रही है, तो वो आप बहुत सारे गाने सुनते हो कि ऐसे यार एक गाना बना नहीं, मतलब धुन कहीं अलग जा रही है, आवाज कहीं अलग जा रही है, वो सिंगर की वॉइस और गाने का जो सोल है वो मिलता नहीं है, वो मिलन नहीं होता है। तो बट तो ही थॉट दैट, फिर वो गाना भेजा, तो गाना जब करके ऐसे मैंने स्क्रैच किया अपने हिसाब से, तो अच्छा ही किया। और उसकी भी कहानी है, क्योंकि वो स्टूडियो नहीं था वहां पे, फ्राइडे का दिन था, वहां पे फ्राइडे छुट्टी होती है, जुम्मे के दिन। तो फ्राइडे करना है तो कैसे, तो सुरक्षेत्र, हम लोग सुरक्षेत्र जो शो था, उस शो का नाम, तो सुरक्षेत्र के सेट पे जैसे हमारी परफॉर्मेंसेस रिकॉर्ड होती थी, 1 टेक पूरी रिकॉर्ड होती थी, तो वैसे ही मैंने 1 टेक, जैसे यही माइक है तो इसी माइक पे मैंने 1 टेक पूरा गाना गाया, और फिर दूसरी बार पूरा 1 टेक गाना, कट नहीं हो सकता था, फिर तीसरी बार, ऐसे 9-10 टेक लिए, और 9-10 टेक में से जो बेस्ट हैं वो छाट के फिर उनको दिए, तो भेजे वहां से। तो वो पुराने टाइम पे भी ऐसे गाने रिकॉर्ड होते थे,
तो एक टेक ही होते थे पूरे, लाइव होते थे उल्टे, वो तो वो पूरे 70-80 म्यूजिशियंस हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वो भी। और वो जो गाना था वो था गोरे मुखड़े पे जुल्फां दी छावा, स्पेशल 26 का, जो अक्षय बाजी का, जो अक्षय कुमार और काजल अग्रवाल, अनुपम खेर, जो स्पेशल 26, नीरज पांडे जी की जो फिल्म थी, तो वो गाना वो था जो उन्होंने भेजा था, सबसे पहला मैंने रिकॉर्ड किया वो गाना। तो जैसे आपने बहुत सारे हिट गाने दिए हुए, राइट? हुक्का बार, गो गो गोविंदा, सन ऑफ सरदार, द टाइटल ऑफ सन ऑफ सरदार, पौ पौ, जाने मन आ, लाइक you have given multiple hit back to back, right? And cut to now is the time, अभी का जमाना है जहाँ पे क्विक फिक्सेस ज्यादा चलती है, राइट? सोशल मीडिया का जमाना है आजकल। लोग इंडिपेंडेंट सिंगर जो बोलते हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं, राइट? विथ यू, हाउ डू यू? मुझे भी बता दो यार कैसे हो रहे हो। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता जो है, इन्होंने ज्यादा स्वतंत्रता का स्वाद ले लिया है। आई एग्री टू यू। हाँ, अभी आपके लिए कैसे, मतलब स्टिल यू आर मेंटेनिंग योर वर्सेटाइल, यू आर स्टिल वर्सेटाइल, राइट? अभी आप अभी भी वो चीज को मेंटेन कर रहे हो, स्टिल यू आर गिविंग बैक टू बैक हिट्स, स्टिल यू आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर ट्रेंडिंग ऑन स्पॉटिफाई, आपके एप्पल म्यूजिक पे भी बहुत सारे गाने हैं, राइट? सो हाउ डू यू मेंटेन योर, लाइक यू नो, जो आपका जो ग्राफ है अभी भी आपने कैसे मेंटेन कर रखा है? बिकॉज आई एम श्योर दैट प्लेबैक सिंगर्स are not the face of that particular song, right? So it becomes difficult sometimes with this quick zamana, like zamana भी बहुत ज़्यादा fast हो गया है, तो how do you maintain your things? प्लेबैक सिंगर, जैसे आपने कहा कि दे आर नॉट द फेस, दे आर नॉट द विजुअल फेस, बट दे आर द सोनिक फेस। Yes. ऑडियो फेस तो वही है। तो अब ये होता था कि पुराने जमाने में सिंगर्स भी लिमिटेड थे, तो जो, हालांकि थे सिंगर्स ज्यादा लेकिन इतने नहीं थे, लेकिन जिनके गाने रिलीज होते थे वो बहुत लिमिटेड थे। रफी साहब, किशोर दा, मन्ना डे, मुकेश जी, लता जी, आशा जी, सुमन कल्याणपुर और 2-3 और होंगे। तो ये इसी में जो है वो घेरा घूमता रहता था। तो जब 10-15 लोग हैं आपको, और आपको पता है कि यार ये शंकर जयकिशन जी का म्यूजिक है, राज कपूर जी की फिल्म है, तो मुकेश जी के ही होंगे गाने 95%। तो आपको ये को रिलेशन पता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक है, तो रफी साहब के 10 गाने अगर फिल्म में हैं तो 8 गाने तो रफी साहब ही होंगे, एक गाना होगा किशोर दा। वहां जहाँ पंचम दा आ जाते थे, आंख बंद करके बोल दो भाई किशोर दा ही है। तो वो ये एक जो एक बॉन्ड और एक रिलेशन था कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर और सिंगर का, ये बड़ा इजी होता था लोगों को कोरिलेट करने के लिए। और एक टाइम एक अगर आवाज फिट हो गई किसी एक्टर पे, तो फिर वो हटती ही नहीं थी, क्योंकि एक्टर खुद बोलता था भाई मुझे यही चाहिए। अब राजेश खन्ना जब हो गए इतने फेमस, इतने सुपर हिट हो गए आराधना के बाद, तो किशोर दा के अलावा कोई चांस ही नहीं था कि कोई आ सके उनके लिए। और वो तो बोलते थे मुझे किशोर दा ही चाहिए, तो मुझे हर गाना उनसे ही करवाना है। तो ये एक कोरिलेशन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वैसा ही है कि एक प्लेबैक वॉइस जब खो जाती है किसी एक्टर के लिए, सुपरस्टार के लिए, एक्टर की बात नहीं होती थी पहले, सुपरस्टार की बात होती थी। तो सुपरस्टार जब बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए तो वही चाहिए, तो आप जमीन आसमान एक हो जाएगी, तो वो कोई और होगा नहीं। अब क्या होता है, वो ये चला ये दौर, बाद में 2000 तक ये दौर था जब कुछ टाइम तक अभिजीत जो थे वो शाहरुख खान उनकी वॉइस थे, फिर बीच में शानुदा भी थे, फिर बाद में सोनू निगम बन गए कुछ टाइम तक, और उदित जी तो एवरग्रीन थे ही। उन्होंने तो मतलब वहां से लेट 80s से लेके जानम देख लो, मिट गई दूरियां, वहां तक भी किया है, वीर ज़ारा उसके बाद भी किया है, तो ही वाज कांस्टेंट। तो लेकिन उसमें वहां तक भी ठीक था काम, लेकिन बाद में जो फिर जो चीज आ गई ना, हमारे 2010 ऑनवर्ड जो चीजें हो गई, जिसमें मैं भी 2012 में मेरा डेब्यू हुआ, उस टाइम तक बहुत खिचड़ी शुरू हो गई थी। एक ही एल्बम में ये चीज कहाँ से शुरू हुई एग्जैक्टली, जब एक ही एल्बम में मल्टीपल कंपोजर्स आने लग गए। एक ही, पहले होता था एक फिल्म है,
तो एक फिल्म में आपको एक ही कंपोजर है, एक फिल्म कर रहे हैं, अगर दिल तो पागल है हो रही है तो उत्तम सिंह कर रहे हैं, जतिन ललित हैं तो वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे डीडीएलजे तो जतिन ललित ही कर रहे हैं, आगे अगर कुछ कुछ होता है तो जतिन ललित कर रहे हैं, हम दिल दे चुके सनम हो रही है तो इस्माइल दरबार कर रहे हैं। उसमें कोई दूसरा कंपोजर नहीं घुस सकता था उसमें पूरा, क्योंकि पूरा जो ग्राफ है, पूरा एक जो कैनवस है, वो उसमें रंग भरने का काम एक ही कंपोजर का होता था, क्योंकि उसकी एक सोच है। फिल्म जो डायरेक्टर है वो बता रहा है मेरी स्क्रिप्ट ऐसी है, मेरे को सिचुएशंस ऐसी है, मेरे को ऐसे गाने चाहिए, ऐसे गाने चाहिए, तो वो एक इंसान के साथ ही उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी। उसके बाद धीरे धीरे ये कल्चर आ गया कि एक गाना आप किसी और से गवा लेते हैं, मतलब किसी और से करवा लेते हैं, क्योंकि वो हिट है मार्केट में। तब ये जब चीज हो गई ना कि जब पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आर्ट से, तो आर्ट कॉम्प्रोमाइज होने लग गई। तो क्योंकि अगर मेरे को याद है जब हिमेश जी बहुत पीक था, झलक दिखला जा, आशिक बनाया 2005, 6, 7, तो वो जो 2-3 साल थे जो उन्होंने मतलब रूल किया, लिटरली सब घर पे बैठे हुए थे, तो बाकी कंपोजर जो थे, तो ही वाज बिकॉज ही स्टार्टेड म्यूजिक तो पहले से दे रहे थे, व्हेन ही स्टार्टेड सिंगिंग 2005 में आशिक बनाया आपने से, उसके बाद 2005, 6, 7 और थोड़ा पार्ट ऑफ 8, और वही मेरे इंजीनियरिंग के दिन भी वही थे, तो आई कैन को रिलेट कि उस टाइम पे जितनी भी दूसरी फिल्म भी होती थी जिसमें वो पूरे कंपोजर नहीं है, उसमें भी उनका एक गाना होता और वो ही एक गाना खा लेता था सारे फिल्म को। तो वो कंपोजर्स फिर जो मेन साउंड ट्रैक कर रहे हैं, जैसे अनु मलिक कर रहे थे, मेरे को याद है हमको दीवाना कर गए, एक एग्जांपल अभी याद आ रहा है, उसमें पूरा साउंड ट्रैक 5 गाने अनु जी ने किए, लेकिन एक गाना हमको दीवाना वो एक डाल दिया। वो होता ही इस इंटेंशन से था कि प्रमोशनल गाना होता था, लेकिन प्रमोशनल है तो उसकी प्रमोशन भी फाड़ के होती थी। तो म्यूजिक कंपनीज ने वो बैरियर जो है वो ब्रेक कर दिया कि हम एक कंपोजर के साथ नहीं जाएंगे, हाँ तुम कर लो गाने, लेकिन हम एक गाना ऐसा भी डालेंगे जो दूसरे कंपोजर का होगा, हमें तुमसे नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसकी मार्केट इतनी बड़ी बनी हुई है कि हम उसको एनकैश करना चाहते हैं। सो दिस स्टार्टेड, पूरी जो डायनेमिक्स थे इसने चेंज करने शुरू कर दिए। फिर दो कंपोजर से 3 कंपोजर होने लग गए एक ही मूवी में, फिर 4 होने लग गए, फिर 5 होने लग गए कि एक एक गाना सबसे ले लेते हो यार, असेंबल करते, कंप्यूटर असेंबल करते थे ना पहले, कि पहले हम लोग तो लेते थे ब्रांडेड की एक ही कंपनी, कॉम्पैक्ट से ले लिया, एचपी से ले लिया, उसमें आएगा, वो ज्यादा महंगा है क्योंकि वो उसके इंडिविजुअल पार्ट्स महंगे है, 60,000 का आ रहा है, लेकिन असेंबल करा लेते हैं ना वो 30,000 का आ रहा है। तो असेंबली में ये होती थी कि उनको फ्रीडम भी मिल जाती थी क्रिएटिव, कि मेरे को एक ही कंपोजर को उतना बजट नहीं देना पड़ रहा। पैसा जब इन्वॉल्व हो जाता है, मैंने कहा ना, जब पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आर्ट को या कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे गाने अच्छे नहीं थे, बट वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। फिर वो कंपोजर की अलग, जो मेन स्टैंड अलोन म्यूजिक डायरेक्टर की एक से होती थी कि मैं 10 गाने दे रहा हूँ तो सिंगर्स भी मेरी चॉइस के होंगे, मैं एक पूरा ग्राफ बना रहा हूँ, मैं एक पूरी आपकी कहानी है पर्दे पे, मेरा काम है उस कहानी को सपोर्ट देना विद माय म्यूजिक। तो वो उनको क्रिएटिव इंडिपेंडेंस, फ्रीडम भी मिलती थी एक्सपेरिमेंटेशन की, और वहां पे सिंगर्स को भी उतनी लाइमलाइट मिलती थी। बाद में होने लग गया गवाओ जिससे गवाना है, वो तो हम हिट कर ही देंगे। ये जब एटीट्यूड आ गया ना कि हम हिट कर ही देंगे, गवा लो जिससे भी गवाना है, और जिससे गवाना है मतलब तभी क्वेश्चन आएगा कि वो बंदा हिट नहीं है या वो न्यू कमर है, नहीं तो जिससे गवाना है एक्चुअली में जिसको उनसे गवाना है तो वो तो ऑलरेडी हिट ही है, कमर्शियली हिट है, इसलिए उसको पकड़ के लेके आ रहे हैं कि तुम गाओ भाई इसे, या तुम इसमें फीचर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी मार्केट चल रही है, तुम्हारे गाने, तुम्हारे आने से मेरी जो है वो 50 लाख 5 करोड़ कैसेटें बिक रही हैं, सीडीज बिक रही हैं। तब तो सीडीज, अब तो आजकल स्पॉटिफाई के नंबर, यूट्यूब नंबर आ गए हैं। मैंने अब तक जितने भी सिंगर्स को सुना है, राइट, योर वॉइस इज एवरी टाइम डिफरेंट विद डिफरेंट सॉन्ग्स, राइट, वो इजीली रिकग्नाइजेबल नहीं होता, राइट ना, कि ये अमन ही गा रहा है, लाइक एवरी सॉन्ग इज डिफरेंट। यू टॉक अबाउट गो गो गोविंदा, यू टॉक अबाउट सन ऑफ सरदार, यू टॉक अबाउट हुक्का बार, नो, ऑल योर लेटेस्ट हिट। तो जब भी
बारीकी से सुनो तब पता चलता है that you are singing. Otherwise, every song of yours is differently sung. And as you rightly said that, I also play a character. Correct. That You have to particular- get into that character to play, to be able to sing that song. Correct. And just not just sing, to live that song. Yeah. Because actor अगर एक ही एक्टर शराबी भी बन रहा है और एक ही एक्टर अगर कोई टॉप बिजनेसमैन भी बन रहा है अलग फिल्म में, तो उसका वो कैरेक्टराइजेशन ही है ना, वो उसमें डूब रहा है, उसमें अपने आप को उसने सरेंडर कर दिया कि मैं वो नहीं हूँ, मैं शाहिद कपूर नहीं हूँ जो कबीर सिंह भी है, और वो आदित्य, जब वी मेट का आदित्य भी हूँ। तो जब कबीर सिंह है तो कबीर सिंह बन गया वो, और वो आदित्य था तो आदित्य बन गया। और सो कॉल्ड, मतलब एवरी एक्टर, बच्चन साहब भी दीवार में अलग हैं, Yeah, true. जंजीर में अलग हैं, सिलसिला में अलग हैं, ये कहाँ आ गए हम, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, कहाँ वो एकदम चॉकलेटी बॉय मतलब मैन, बट और कहाँ एंग्री। तो वही है कैरेक्टराइजेशन, आपको सिंगिंग में भी वही करना होता है आपको, क्योंकि आप वो खासकर प्लेबैक सिंगिंग में, बिकॉज यू आर गिविंग वॉइस टू दैट हीरो। अब हीरो की वॉइस हो तो हीरो ही बनना पड़ेगा आपको। आप अगर हीरो नहीं हो तो हीरो की वॉइस बोल रहे हो हीरो की वॉइस है, हीरो ही बनना पड़ेगा, लेकिन सिंगर्स जनरली वो लोग ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आ पाते, राइट? इट हैज बिकम मोर एक्टर ओरिएंटेड, और इंडस्ट्री इज लाइक दैट। हाँ, सो डू यू समटाइम फील कि यार गाना मैं गा रहा हूँ, सारी चीजें वही लेके जा रहे हैं? बिल्कुल होता है वो, एक डीप डाउन यू फील, पर एक्चुअली वो उसका जो इकोसिस्टम है वो बुना ही ऐसा गया है कि अब सलमान खान है अगर, तो प्रेम लीला अगर मैं गा रहा हूँ तो सलमान खान को देख रही है ऑडियंस। जो म्यूजिक लवर्स हैं, जो सलमान खान भाई के जो फैंस हैं, वो थोड़ी हद तक उनको नहीं दिखेगा या नहीं सुनाई देगा, वो उनके लिए सलमान भाई गा रहे हैं। लेकिन जो लोग म्यूजिक लवर्स हैं, जो एक्चुअल में देखते हैं, जैसे मैं भी देखता था कि यार ये गाना आवाज बहुत सही है यार, किसने गाया किसने, और मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ कौन है, ना सोनू निगम है, ना उदित जी हैं, ना अभिजीत हैं, ना शानुदा है, तो कौन है, कोई नया है अगर, अच्छा रूप कुमार राठौड़ है, अच्छा कुछ अलग सा है तो, या शफकत अमानत अली खान। जब मितवा आया था मेरे को याद था, मैंने कहा कौन है भाई सिंह, क्योंकि अभी तक तो कोई, थोड़ी क्लोजेस्ट वाज रूप जी, बट ही वाजंट देयर। ये इतना वो विस्तार नहीं है जिस तरीके वो, क्योंकि रूप जी भी बहुत सुना हुआ था तब तक। तो 2006 में जब कभी अलविदा ने कहना में एक आया है, तो फिर जब पता किया ऑब्वियसली, तब तो नेट जस्ट आया ही था, तो रेडियो इंटरव्यूज, तब रेडियो वाज द थिंग कि रेडियो इंटरव्यूज होती थी, तो सारे म्यूजिशियंस का जो पॉपुलर गाना है उसकी कहानियां होती थी। तो शंकर एहसान लॉय, शंकर जी ने से मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि यार हम लोग सुन रहे थे रेडियो सिटी पे ही इनका आंखों के सागर, विच इज वन ऑफ माई ऑलमोस्ट ऑल टाइम लाइक 10 फेवरेट्स में होगा वो गाना है, उनके एल्बम का गाना था शफकत अमानत अली। तो वो उन्होंने सुना था और सुन के बोला था यार हु इज दिस गाय, वी वांट हिम टू सिंग दिस सॉन्ग मितवा। तो उनकी भी डिस्कवरी वैसे हुई थी कि ही हर्ड हिम सिंगिंग सम अदर सॉन्ग, तो ऐसे समझ में आया कि ऐसे तो ये जो एक पागलपन होता है ना कि ये गा कौन रहा है, ये गा कौन रही है, तो आई वांट टू नो दिस वॉइस, क्योंकि अलग है कुछ, तो और फेमिलियरिटी नहीं है क्योंकि पहले नहीं सुना, तो इट इज न्यू, इट इज फ्रेश। तो ये वही लोग करते हैं, और वैसे लोग बहुत कम होते हैं, इसीलिए हीरो ही क्रेडिट लेते हैं, हीरो को ही क्रेडिट मिलता वो रिकॉग्निशन इतनी ज्यादा मिल, हाँ, वो फिर वही होता है कि फेस, आप जब तक वो फेस ना बन जाओ, कहीं पैरेलली कुछ और चीज नहीं कर रहे हो आप, या आप उस टाइम की प्रमोशनल एक्टिविटीज में इतने ही इन्वॉल्व ना हो, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। करेक्ट। और वो प्रॉब्लम हुई शुरुआत में मुझे, क्योंकि हुक्का बार जब रिलीज हुआ, जब गोगो गोविंदा रिलीज हुआ, तो बहुत सारी चीजें थी जो मेरे मैनेजमेंट जो उस टाइम पे थी, देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉनसेंस गोइंग ऑन, सो व्हिच शुडंट हैव हैपेंड। और वो उससे मुझे इफेक्ट ये हुआ कि जिस टाइम पे जो बोलते हैं लोहा गर्म तो हथौड़ा मारना चाहिए, वो हथौड़ा नहीं मारा गया ढंग से, तो इसीलिए द थिंग वाज कि 3 महीने में मेरे 5-6 गाने सुपर हिट हो गए थे बैक टू बैक, कि गोगो गोविंदा, सन ऑफ सरदार, पौ पौ, फिर दिवाली रिलीज की थी सन ऑफ सरदार,
उसमें 3 गाने, फिर दिसंबर में फर्स्ट वीक में खिलाड़ी 786 का हुक्का बार, खिलाड़ी भैया दूसरा गाना, उसमें मेरा लॉन्ग ड्राइव भी आता है, फिर लॉन्ग ड्राइव ऑल्सो गॉट बाद में मिक्का पाजी ने कर दिया उसमें, तो वो गाना भी मेरा ऑलमोस्ट मेरा ही था। तो आज मैं बोल सकता हूँ 13 साल के बाद पहले लगता, क्योंकि और ऐसे बहुत सारे गाने हैं, हम लोग उस चीज के लिए अलग पॉडकास्ट रखेंगे जब आप करोगे कि आपने कौन से गाने गाए जो दूसरे गानों लोगों ने वो डब कर दिए। तो बट वो गाना बहुत, और उस गाने की तो कहानी ऐसी थी कि हिमेश भाई ने बोला था कि बेटा मैं तो ये गाना तेरे लिए ही बना है क्योंकि तेरी रेंज ऊपर इतनी है, और ये तो मतलब ये गाना अगर तू नहीं गाएगा ना तो मेरे को रातों की नींद नहीं आएगी, तो मेरा तो इतना था कि ये गाना तू ही गाएगा। बट समहाउ अभी बहुत सारी चीजें होती फिल्म में भी। हिमेश जी की आपकी लाइफ में बहुत अच्छा है। हाँ, हिमेश भाई ऑब्वियसली ही हैज गिवन मी, आई विल बी एवर थैंकफुल टू हिम बिकॉज ही गेव मी दैट ब्रेक। क्योंकि बहुत लोगों को मैं कंपोजर से मैं स्ट्रगल टाइम पे मिला था, बट दे सेड, मतलब आई यूज्ड टू सिंग जिंगल्स टिल देन, वहां से मैं जिंगल्स और छोटी मोटी काम मेरा चल रहा था, मतलब जो एक स्ट्रगलर का होता है कि मैं जिंगल्स गा रहा हूँ, मैं एक्टिवली किसी जिंगल्स भी आपने बहुत अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट्स, हाँ, टाटा मोटर्स, शॉपर स्टॉप, LIC, वो सब, मतलब पर उसमें से एक तो बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ था। बहुत सारे हुए थे उस टाइम पे, आते थे डिटर्जेंट्स की एड, व्हील डिटर्जेंट हो गया, ये हो गया, यूनिसेफ का, LIC का, बहुत सारे स्टार के लिए, सीरियल्स के लिए भी बैकग्राउंड में मैंने बहुत आलाप और ये सब गाए, सीरियल के टाइटल ट्रैक्स गाए, रिश्ता क्या कहलाता है, बहुत पहले। What I was saying is, जो अभी आपके स्ट्रगल्स इतने रहे, आपके एक्सपीरियंसेस इतने, यू हैव लर्न विद योर एक्सपीरियंसेस, राइट। कट्टू, अभी का जो जमाना है सोशल मीडिया का जमाना है, राइट। अभी मैंने देखे काफी सारे सिंगर्स, इंडिपेंडेंट सिंगर्स, यंग किड्स, दे आर बिकमिंग फेमस, राइट। उनको अच्छे काम भी मिल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, वो लोग फेमस हो गए, उनको काम भी मिल रहा है। एज यू सेड दैट अभी बहुत ज्यादा आर्टिस्ट माइंडेड नहीं रहे, लोगों को पैसा कमाना है, right? So how does this entire scenario affects a singer or an artist like you? मैं कहता हूँ जरूरी है वो, दे आर वेरी स्मार्ट, पैसा कमाना इज ऑब्वियसली इट्स वेरी जरूरी, एंड दैट्स वेयर आवर जनरेशन एंड दिस करंट क्रॉप ऑफ जनरेशन इज डिफरेंट, दे आर स्मार्ट। हम लोग बेवकूफ नहीं है, बट दे आर विद द आज के टाइम के साथ ना वो अलाइन हो चुके हैं एकदम, कि हमको पता है बॉस कि हमको क्या करना है, हमको वी डोंट केयर आपका सुर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हमको प्रेजेंटेशन ऐसे दिखानी है ना कि 500 लोग आके बोले कि यार क्या बात है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमको ये अच्छा लग रहा है, हमारे एक इंडिविजुअल फैन बेस बन जाए, उसके ऊपर हम फिर और कल्ट करें। वी आर नॉट हेयर टू प्रूव एनीथिंग कि हम कितने अच्छे हैं, हम जैसे हैं ना हमको एक्सेप्ट करो वरना दफा हो जाओ। दिस इज द मंत्रा ऑफ टुडेज जनरेशन। हम लोगों का क्या है, नहीं बस रफी साहब ने ऐसा गाया था ना, उसके कम से कम 90% तो जाना ही है। वो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने ये गाया ना, मेरे को उसी सुर उसी स्केल में जाके वो सुर टच करना है। हम लोगों का पागलपन ये था। आजकल बोलते हैं अरे हटाया यार, मैं नुसरत साहब तक तो वो जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन उन लोगों को ये गम नहीं है कि गम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं जा सकते। दे आर लाइक वील सिंग इट इन आवर ओन वे, सानू एक पल चैन ना, वो एंग्लिसाइज्ड वे में बोलेंगे, बट वो उनकी वो अंडरस्टैंडिंग है, वो अभी रॉन्ग भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो उनका इंटरप्रिटेशन है। अब रॉन्ग जो मेरे लिए तुम्हारे लिए रॉन्ग है वो उनके लिए सही है, तो दे आर नॉट हेयर टू लिसन टू माइन एंड योर रॉन्ग। हम बोलेंगे जाके अरे तुम गलत हो, बोले भाग यहाँ से, हमको सुनना ही नहीं है तुम्हारी, वी डोंट केयर अबाउट यू, यू डोंट वांट टू लिसन टू इट, यू डोंट लिसन टू इट। We are not here to make you happy. We have our own fan base of 1 million, 2 million. Who are you? Please go. And they're getting good work also. मतलब अच्छा खासा काम भी कर लेते हैं वो लोग। अच्छा खासा काम का डेफिनेशन क्या है? सबसे जरूरी जानना ये है कि अच्छा खासा काम उनकी डिक्शनरी में जो है वो है कि अगर इतना काम किया तो उनको अगर पैसे मिल रहे हैं अच्छे खासे तो उनका अच्छा काम ये है, एंड मॉनिटरी वर्ल्ड में भी अच्छा काम वही है। लेकिन अगर आप अब क्वेश्चन वही $1 बिलियन क्वेश्चन है कि मतलब अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, वही वो क्वेश्चन है और वो कभी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन एक आर्टिस्ट अगर वो आर्टिस्ट हूँ,
तो मैं खुश नहीं होऊंगा। मैं बोलूंगा भाई 4 पैसे कम दे दे मुझे, मेरे को, या 4 पैसे कम मिल जाए मुझे, लेकिन मैं गद्दारी नहीं करूंगा आर्ट के साथ। दैट्स माई प्रॉब्लम, एंड आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम विद और लॉट ऑफ पीपल। Yes. कि there- मतलब मैं अगर गा रहा हूँ ना, तो मुझे अगर मेरे रोंगटे नहीं खड़े होंगे ना सामने वाले के, तो वो गाना नहीं है, मुझे मत दे पैसे। मैं ये बोलूंगा, अगर मैं अपनी काम में इतनी निपुणता और इतनी वो शिद्दत और इतना पागलपन जुनून नहीं रखता हूँ ना, तो आई एम नॉट वर्दी ऑफ इवन स्टैंडिंग देयर। दैट इज अ वेरी कट थ्रोट एंड अ वेरी रूथलेस एंड वेरी ऑनेस्ट कन्फेशन। और मेरा वही होता है कि मैं, अगर मुझे किसी रिकॉर्डिंग के चाहे 5 लाख मिल रहे हैं, या किसी के अगर मेरे को 50,000 भी मिल रहे हैं, लेकिन गाना अगर अच्छा है, तो आई एम नॉट सीइंग 5,50,000। अगर वो गाना मुझे गा के अच्छा लग रहा है, या मुझे वो सॉन्ग सुनने में मेरे को टच किया है, और भले ही मैं किसी के लिए, मतलब किसी ने बहुत बड़े किसी इंसान ने मुझे ऐसा बोला यार मैंने गाना है चल, तो आई नॉट इवन डिस्कस कमर्शियल्स। मैं, क्योंकि वो इंसान ही इतना बड़ा है, तो मैं उस चीज के साथ, उसके साथ एसोसिएट होने में ही खुश हूँ। उसके बाद वो हो जो हो, दैट्स सेकेंडरी। लेकिन वो काम के लिए जो है ना, यहाँ पे क्या होगा आज के टाइम पे, ओके आप अच्छा गाना है, आपको कितना भी बड़ा कंपोजर हो पुराने टाइम का, आज उसको काम नहीं मिल रहा है, लेकिन वो पुराने इतना लेजेंडरी कोई बंदा होगा, वो मेरे को, वो इनको कॉल करेगा अगर गलती से कर दिया, या गलती क्या मतलब करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे बड़े उनके फैन फॉलोइंग है, उनकी एक वो है, कल्ट बनी हुई है, तो बोलेंगे अच्छा let me check with the dates, let me check this, and he charges this much, we charge this much, he नहीं बोलेगा we charge this much and we quote this much। वो कोटेशन में घुस जाएंगे, फिर वो कोटेशन में अगर आप घुस गए तो So you are talking about social media, right? We are talking about authenticity. पर अभी जितने भी सिंगर्स है, जैसे मैंने देखा है, ऑटो ट्यून का जमाना है, राइट? इवन इफ यू आर नॉट अ गुड सिंगर, यू आर नॉट अ क्लासिकली ट्रेन सिंगर, हमको 30 सेकेंड्स का जमाना है, राइट? सो पीपल स्टार्टेड ऑटो ट्यूनिंग, और वैसे ही फेमस भी हो रहे हैं, उनके रील्स भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, राइट? पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मोर ऑन दैट, राइट? सो हाउ डज दैट लुक लाइक नाउ? मतलब आप ये जो मार्केट है, लाइक ना ऑटो ट्यून का जमाना, या फिर क्विक फिक्सेस का जमाना, जो 30 सेकेंड रील का जमाना है, हाउ विल दैट हेल्प a good singer or an authentic singer to be at their own, to be at their own, I can say, at their own authenticity? ऑटो ट्यून तो अभी क्या कहूँ उसके बारे में, कि वो थिंग्स हैव गॉन टू फार आउट ऑफ द हैंड, and people are using it And there are quite a few famous singers. left, right and center. You want to name them? Let's entertain the audience. फराह खान ने स्टेज के सामने बोल दिया था। हाँ, मैम को सैल्यूट, उस चीज के लिए सैल्यूट है कि उन्होंने सामने बोल तो दिया, and I love her for that, for her vividness, and for her authentic and a very outspoken manner. Yeah, she's always like that. So she doesn't mince her words, and she doesn't hold back. तो बट वही है कि पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है, जानते हुए भी पर्दा डालना पड़ता है चीजों पे, पर है अब पीपल हैव बीन डूइंग दैट एंड claiming that they are singers, but sorry, they are not. They are not. And अब मैं जैसे ये बोल रहा हूँ लाइन, अब इसी को अगर मैं मेलोडाइन में डाल दूं, ऑटो ट्यून तो एक अलग चीज है, ठीक है, मतलब व्यूअर्स को अभी तक, कुछ लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता है, तो लेकिन जितने लोगों को भी पता है वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कि ऑटो ट्यून इज कि आप जैसे गा रहे हो, हर घड़ी बदल रही है रूप, अब मैं जानबूझ के गा रहा हूँ, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, अब इसमें हर घड़ी बदल रही है, मैंने ये गाया तो ध्यान रही है, ये रही है पे फोकस है, एक्चुअल क्या, हर घड़ी बदल रही है, रही है, रे नी सा सा नी
नि सा गा रे सा नी गा रे सा, वो गा रे सा जो है ना, न रही है नि नि गा रे नि सा गा रे सा नि सा गा रे सा, वो जो है वो बेंड आ जाएगा ऑटो ट्यून से, मेलोडाइन से। वो मेलोडाइन आपका नी 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 ऐसा पिच हो जाएगा, ऐसे काट के ग्रिड, तो आपका वॉइस जो है ना वो अपने आप ही ऐसा लगेगा कि आपने वही गाया, लेकिन आपने गाया नहीं है। आपने गाया रही है, वो काट के आप बना दोगे, दैट इज मेलोडाइनिंग। ऑटो ट्यूनिंग इज कि आप इतना 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 सुर कम लग रहा है या शार्प लग रहा है, फ्लैट फ्लैट लग रहा है, शार्प लग रहा है, उसको वो पॉलिश करके उस पूरे के पूरा 440 में ले आता है। 440 मतलब 440 हर्ट्स, इट्स अगेन अ म्यूजिकल टेक्निकल लैंग्वेज। हर सुर परफेक्ट सुर जब लगता है तो 440 हर्ट्स उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, परफेक्ट सुर, मतलब एकदम 440, उसको पिच पिच परफेक्ट बोलते हैं। तो अगर वो 439.5 है या 439 है या 442 441 है, तो वो ऑटो ट्यून उसको पॉलिश करके उस फ्रेम में ले आता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर है और थोड़ा नीचे है, तो वो इधर ले आएगा, ये 440 है। बट दैट इज मतलब दैट इज नॉट, पहले के गाने ऐसे बहुत थे, आप रफी साहब को सुनो या किशोर दा को भी सुनो, तो ऐसे बहुत महीन महीन, मतलब वो तो सुर में डूबे हुए लोग हैं पूरा, मतलब रियाज कर करके पूरी जिंदगी उन्होंने निकाल दी। और गाना सिर्फ ऐसे जो हम सुनते हैं आज कि तू इस तरह से मेरी, कोई भी गाना जिंदगी में शामिल है, या दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, या वो ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। अभी ये एक टेक में तो गा दिया और पूरा गाना एक टेक में गाता था, लेकिन एक पूरा गाना एक टेक में गाने के लिए रिहर्सल कितना करते थे। वो दिन दिन की रिहर्सल होती थी। गाना म्यूजिक डायरेक्टर या तो घर पे उनको लेके जाके सुनाता था सिंगर को, या सिंगर्स आते थे उनके पास, जो भी है, बैठ के बैठक बनती थी ऐसे, और महफिल, मतलब प्रॉपर बैठक, दिन दिन निकल जाता था गाना। चलो यार पंचम यार वो करते किशोर, ये आर डी बर्मन, ये पंचम दा बोलते थे किशोर दा को, या सचिन देव बर्मन जो उनके जो डैड थे। तो सारे गाने ऐसे बनते थे कि नौशाद साहब दे रफी साहब को बोल रहे हैं, या कोई भी लता जी को, मदन, या कोई भी गाना जब होता था रिकॉर्ड, उससे पहले 3-4 दिन का रिहर्सल तो कम से कम होता ही था। गाना सिखा दिया जाता था, फिर सिंगर की खुद की जिम्मेदारी भी थी, होमवर्क, जैसे क्लास वर्क होमवर्क होता है कि मैं तो जा रहा हूँ अभी, दिन भर थोड़ा तुम्हारे घर बैठा रहूंगा, लेकिन तुमको गाना याद करके इस दिन रिकॉर्डिंग है, डबिंग, आ जाना स्टूडियो में ये टाइम पे, क्योंकि लाइव म्यूजिशियंस भी होते थे। अभी तो वो है, हम यूएस में बैठा हूँ, मैं वहां से गा के भेज दूंगा। यहाँ पे तो वो है, ट्रैक रेडी है, ट्रैक कहीं पे भी आप बजा सकते हो, भेज सकते हो। तो चीजें हैव चेंज्ड दैट मच। तो वो शिद्दत जो थी ना, तो वहां पे भी लोगों के लाइव, क्योंकि एक टेक होता था, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे बहुत नहीं, अगर बहुत ड्रास्टिक चेंज लगता था म्यूजिक कंपोजर को, डायरेक्टर को लगता होगा, क्योंकि एक छींक भी मार देगा अगर कोई म्यूजिशियन, तो वापस से रीटेक होगा पूरा गाना। तो वो स्टूडियो आवर्स भी बढ़ते थे, खर्चा भी बढ़ता था प्रोड्यूसर का, वो भी बार बार ऐसे देखता होता कि क्या हो रहा है यार। तो लेकिन अगर थोड़ा सा 19-20 होता था ना, तो लोग छोड़ देते थे कि यार फील ओवरऑल बहुत अच्छी है, बेसुरा नहीं हो, उसको बेसुरा नहीं बोलते हैं, तो दैट इज वेयर आई एम कमिंग, तो उतने के लिए वो छोड़ देते थे। लेकिन और अगर आज की, क्योंकि वो एनालॉग में होता था, अगर आज आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे, हल्का हल्का सा, थोड़ा सुर ऐसा है, थोड़ा ऐसा है। लेकिन वो टाइम की टेक्नोलॉजी, एनालॉग में जब सब रियल टाइम में होता था, टेप में रिकॉर्ड होता था गाना, अब तो पूरा डिजिटल है। तो टेप में आप काट भी कैसे सकते थे, कटिंग भी कहीं होती थी ना, बहुत एकदम, वो भी बहुत कारीगरी वाला काम होता। तो ये उस टाइम के हिसाब से वो मास्टर्स लोग थे। अगर वो आज के टाइम पे होते थे ना, तो मतलब आपको ऑटो ट्यून नाम की कोई चीज ही नहीं आती थी। लेकिन ऑटो ट्यून का इजाद जो हुआ है वो एक स्पेसिफिक चीज के लिए हुआ था, बट अभी मतलब इट्स लाइक उसको पूरा बहुत बुरी तरह उसका मिसयूज हुआ बाद में। बट जो सिंगर्स हैं
ओरिजिनल जो जो सुर वाले सिंगर्स हैं उनको आप आज भी देखो, उनको ट्यून की जरूरत नहीं होती है जो लाइव में, क्योंकि हाँ, क्योंकि लाइव में अगर आपके पास वो लाइव में आप ऑटो ट्यून नहीं है, या फिर लाइव अगर वो लोग लाइव गा ही नहीं पाते, आई मीन यू विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ क्वालिटी दैट अलका जी को सुन लाइव, ठीक है, आप सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, सुनील चौहान, सोनू निगम, अलका जी, इवन अभिजीत दा, और कौन है वो, सब कितने भी हैं यार, जितने रूप जी, ये सब जो मंजे हुए एकदम कलाकार हैं, तो इनको आप उदित जी, इनको सिर्फ उदित जी को तो मैं इतना लाइव, जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहीं पे समझ में आता है कि भाई वो ग्लाइड भी है, क्योंकि कोई आज का कोई कहेगा मैं यहाँ मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ तुम, ये पूरा गोल है। तो ये डायनामिक्स सिखा नहीं सकता है आपको कोई, ये डायनामिक्स आपके पास है या तो नहीं है, सीख लो तो बेटर है, लेकिन सीख के आप वो कितनी देर में सीखते हो, दैट इज वो। तो यही प्लेबैक सिंगिंग की है, यही तो खासियत है, यही तो ब्यूटी है। जो इंडिपेंडेंट, अब आप बोलते हो कि इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट तरीके से हम गाएंगे, ठीक है गाओ वो तो, क्योंकि इंडिपेंडेंट में म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बैठा हुआ, नहीं बैठा है, सब खुद ही कर रहा है, तुम ही खुद कर रहे हो, तो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन निराली, अगर कल को तुम गाना शुरू कर दो तो तुम बोलोगी मेरा ये इंटरप्रिटेशन है, मेरा ये थॉट है, मेरी ये धुन है, मेरे ये वर्ड्स हैं, मेरी मर्जी में कैसे भी गाऊं, फेयर इनफ। लेकिन फिल्म में अगर तुम गाओगी तो सॉरी, नहीं गा सकती। वैसे अगर कैरेक्टर है तुम्हारा खुद का, या वो लड़की का कैरेक्टर है ऐसे कि वो भी ऐसे ही है, प्लेन जेन है, जस्ट लाइक एक सिंगर सॉन्ग राइटर है, तब ठीक है। डू यू रियली थिंक कि ये जो फॉलोअर्स का जो जमाना है, वो समवेयर वी आर लूजिंग दैट ओरिजिनलिटी? मेरे फॉलोअर्स देख लो आप कितने हैं, लेकिन मेरे फॉलोअर्स के हिसाब से, ऑडियंस को मैं सीधा बोल रहा हूँ, आप देख लो मेरा पेज जो है इंस्टा पे, इट्स अमन त्रिखा, AMANTRIKH। मन किया तो फॉलो कर देना यार। और अच्छा लगा अगर मेरा काम कहीं पे भी, कोई भी मेरा गाना अच्छा लगा है आप लोगों को, तो प्लीज डू दैट। इनका भी चैनल करना आप, जहाँ पे आप ये देख रहे हैं। और मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, मुझे पता है कि वो, और फॉलोअर्स कम है या ज्यादा है मैं वो कमेंट नहीं करूंगा खुद से। हाँ, अगर आप 1 मिलियन देखोगे, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, तो ऑब्वियसली कम है, ठीक है। 75,000 ऑड जो है वो उसके सामने कम ही है, बट मेरी वो दौड़ नहीं है, मेरी वो दौड़ एक्सीलेंस वाली है, मेरी वो 3 इडियट्स की रैंचो वाली दौड़ है कि बेटा सक्सेस के पीछे मत भाग, एक्सीलेंस के पीछे, एक्सीलेंट वाला काम कर, एक्सीलेंस के पीछे जाएगा, सक्सेस झक मारा के पीछे दौड़ेगी। Oh, we were talking about Bollywood. You are talking about Bollywood, right? तो आप, वर्सेटाइल सिंगर्स को कितना, हाँ, आपकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग कितनी है उस पर डिपेंड करता है। exactly my point. ट्रेंडिंग कैसे हो रही है उस पर डिपेंड कर रहा है। आप कितनी पेड पार्टनरशिप्स करके फेंक रहे हो अपने प्रोफाइल पे, उस पर डिपेंड कर रहा है। आपकी टीम के कनेक्शंस कितने इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ हैं, आपकी कोलैबोरेशंस कितनी मैसिव हो सकती हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली, मतलब जिन्होंने, मैं अगर हम मेरे जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हम अपनी वी आर ऑफ द सेम एज, तो व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो उन टाइप के लॉट के जो सिंगर्स हैं, उनको टैलेंट प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना, दे हैव ऑलरेडी प्रूव्ड व्हाटएवर। तो उनके लिए उनकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन उनको भी रेलेवेंट स्टे करने के लिए आज के टाइम पे उनको भी हाथ पांव मारने पड़ रहे हैं उस चीज के लिए कि ये कर लें, वो कर लें। शोज तो कर ही रहे हैं, जो कई अब शोज वो कौन से कर रहे हैं, शोज के भी लेवल्स हो गए हैं अब, कि कॉन्सर्ट लेवल शोज अब एक अलग ही एक मार्केट, एक दो ढाई डेढ़ 2 साल से बन गई है, मोर और लेस लास्ट 18 मंथ से, कि दिलजीत दोसांझ कर रहे हैं, अभी टूर्स हो रहे हैं, जो हिमेश भाई भी उसमें आ गए हैं, कि मतलब वो टूर्स तो हो रहे हैं, बट एक कॉन्सर्ट, एक स्टेज शो का प्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसको आप प्रोजेक्ट किस फॉर्म में कर रहे हो।
बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगे, बड़े बड़े वेन्यूज, बेसिकली इट्स ऑल वेन्यूज, इट्स ऑल टिकट्स, इट्स ऑल रेवेन्यू जनरेशन। ब्रांडिंग एंड हाँ, और कमर्शियल कितने की 1000 की टिकट बेच रहे हो या 5000 की बेच, 1000 की भी बिक रही है, उसमें 500 की भी बिक रही है, आगे वाले एकदम टेबल जो है वो 5000 के भी हैं, 10,000 के भी हैं। सो इट्स लाइक ऑल कमर्शलाइजेशन हो गई, पूरा एक उसका कॉर्पोरेटिज्म, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बन गया इसका भी। जैसे फिल्म्स की कॉर्पोरेट, फिल्म में कॉर्पोरेट्स आ गए थे लेट 2000s में, कि फिल्म प्रोडक्शन जो होती थी वो अब कंपनीज कर रही हैं। अब कोई सिंगल इंसान नहीं है या दो लोग मिलके प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, उसमें एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशनल एक इफेक्ट आ गया कि इतना हमें प्रॉफिट, इतना पैसा लगाएंगे, तो इतना, अगर हम 10 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं तो हमें 10 करोड़ की फिल्म में हमें ब्रांडिंग के लिए और 5 करोड़ डालना है, और हमें देखना है, वील सी टू इट कि हम कम से कम इसमें से 25 करोड़ का तो प्रॉफिट कमाएं। तो कम से कम हमें टेबल में आना चाहिए 30-35 करोड़ तक, तो हमें 25 करोड़ का प्रॉफिट होगा। तो ये जो पूरी एक हायरार्की थी कि सीईओ भी है जी, सीएफओ जी भी है, पीआर मार्केटिंग अलग है, सेल्स का अलग, तो ये पूरा डिवीजन हो गया। तो प्रॉपर जब ये सब चैनल एक बन गया, तो वैसे ही अभी फिल्म प्रोडक्शन में जैसे होता है या फिल्म मेकिंग में होता है, अब वैसे ही इसमें भी आ गया, ये कॉन्सर्ट्स में। तो वो लेवल के जो शोज हो रहे हैं, जैसे बाहर के भी लोग इतने आ रहे हैं, और वो बाहर के लोग इंटरनेशनल, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एज एवरीथिंग हैज बीन, कि कल्चर भी जो बाहर का है, या हिप हॉप कल्चर आया है, हिप हॉप म्यूजिक की इन्फ्लुएंस आई, जो भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वहीं से हो रहे हैं ना, कि वेस्ट में कोल्ड प्ले इतने इतने स्टेडियम सेल आउट कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? करो। एड शीरन कर रहा है, टेलर स्विफ्ट कर रही है, all the biggest of art, All big names, yeah, all good names, yeah. all it, what all it comes down to, it comes down to sponsors. AI voice cannot give you that kind of emotional connection जो human touch से मिलता है, अभी भी वो नहीं हो पा रहा है। हाँ, फिलहाल आपको बहुत मैकेनाइज्ड और आर्टिफिशियल लगेगा, पर वही है, इन ड्यू टाइम यू नेवर नो किस डायरेक्शन में ले जाएं वो लोग, और आई होप कि ना ही ले जाएं वो। So one message that you want to tell to all the aspiring playback singers जो अभी शुरू कर रहे हैं और जिनकी फॉलोइंग बहुत बढ़िया नहीं है, like you know what they should do basically to survive in this industry. Just stay true to your craft, just follow your heart and stay true. सबसे पहले जरूरी चीज है staying true to your art. गद्दारी मत करो, शॉर्टकट्स मत ढूंढो। आई नो बहुत ही, मतलब एक बोरिंग इंसान की तरह मैं लगूंगा अभी, बहुत ज्ञान देने वाला इंसान लगूंगा, लेकिन ज्ञान यही है, एक्चुअल में ज्ञान यही है कि मैसेज यही है कि मैं तो जस्ट शेयरिंग कि व्हाट आई लर्नड, और मेरा पर्सनल बिलीफ भी है, डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स, बिकॉज शॉर्टकट्स विल जस्ट गिव यू सर्टन अमाउंट ऑफ फेम फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और वो जल्दी चली भी जाती है। आपको फेम करना है तो नेचुरली आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो आपको यू हैव टू ग्राइंड एंड यू हैव टू go through that phase where you think okay things are not happening, but आप अपना learning मत छोड़ो, आप अपनी चीज करते जाओ, eventually आप जब वो करते जाओगे, in the back of your mind you will feel कि नहीं यार कुछ हो नहीं रहा है, कोई मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, बट आप अपने स्किल सेट में तो इम्प्रूव हो रहे हो ना, आप यू आर इम्प्रूविंग एवरी डे। हाउ गुड यू आर सिंगिंग 10 days बैक, वो आप 10-15 दिन के बाद यू विल फाइंड अ डिफरेंस, यू विल बी डिफरेंट आर्टिस्ट, यू विल बी हैविंग अ डिफरेंट प्रोजेक्शन ऑफ द सेम सॉन्ग जो आपने 2 महीने पहले गाया, फिर तो आप एकदम लगोगे कि ये डायमेंशन तो मैंने सोचा नहीं था कि आई विल साउंड लाइक दिस, यू विल फील द डिफरेंस योरसेल्फ। तो एस्पायरिंग जितने भी लोग हैं, आप जो भी कर रहे हो आप वो करते रहो, और ये मत सोचो कि उसको मिल रहा है ना तो मुझे भी मिलना चाहिए। अभी उसकी अलग जर्नी है, उसकी अलग दौड़ है,
किसी के साथ कंपेयर करना सबसे पहले छोड़ो। जैसे आपने शुरुआत में ही कहा, मैं अपने आप को किसी हाँ, दूसरे के साथ कंपेयर करोगे तो वो सबसे बड़ा ट्रैप है। दैट विल नॉट ओनली कंफ्यूज यू बट मिसगाइड यू ऑल्सो एंड फ्रस्ट्रेट यू एंड डिप्रेस यू। और एक बार आप डिप्रेस वाले फेज में चले गए, फिर तो आपके पास पूरी दुनिया जहान की वो है, डिस्ट्रैक्शंस हैं आपको उस चीज से निकालने के लिए कि नहीं यार, पता है यू नो व्हाट, यू आर नॉट गुड इनफ। तो मुझे खुद को भी लगता था कि जब मैं फर्स्ट राउंड के पहले ही निकाला जाता था या सिलेक्ट नहीं होता था ऑडिशंस में रियलिटी शो पहले, कि मतलब क्या व्हाट इफ आई एम नॉट दैट गुड इनफ, कि मैं ही शायद इतनी इस चीज के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए इतना मेरी में काबिलियत नहीं है, या मेरे में वो हुनर है ही नहीं उतने लेवल का। हाँ ठीक है, 4 लोगों के बीच में गा के तालियां बटोरने का ही है, लेकिन मैं आई एम नॉट दैट गुड इनफ। तो वो सेल्फ बिलीफ का डाउट नहीं आना चाहिए। जब वो आता था एक दिन, बहुत डिप्रेशन, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी, अपने आप को, अपनी किस्मत को कोसना है, ये करना, बट अगेन दूसरे दिन आपको आई हैव टू गेट अप अगेन एंड यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि ऐसे कैसे नहीं होगा, I'll see to it कि ये होके रहेगा। And you have to keep that self belief. Work hard, that is the only reason. सेल्फ बिलीफ रखो, जिद्दी बनना पड़ेगा, सेल्फ बिलीफ रखना पड़ेगा अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ, क्योंकि द ओनली बिलीफ यू कैन हैव ऑन योरसेल्फ, द बिगेस्ट वन इज योर सेल्फ बिलीफ। दूसरे बिलीव करेंगे आपके ऊपर और आप खुद नहीं बिलीव कर रहे हो, दैट इज ऑफ नो यूज। दूसरे नहीं कर रहे हैं, भाड़ में जाओ, लेकिन अपने ऊपर इतना सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि नहीं, आई कैन डू इट, I am here to belong, I belong to this space, and ठीक है, आज नहीं मिल रहा है काम, आज मैं नहीं हूं वहां पे, तो ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ। और लेकिन हाँ, कंपेयर मत करो दूसरों से, लेकिन लर्न जरूर करो। अच्छी चीज हर जगह से बटोरो, कोई कहीं से भी अच्छी चीज मिल रही है ले लो। डोंट शाई फ्रॉम दैट एंड डोंट शाई फ्रॉम लर्निंग। कभी ये मत सोचो कि मैंने बहुत सीख लिया यार। सीखने की आग और सीखने की भूख हमेशा रहनी चाहिए, और उससे ही आप आगे बढ़ जाओगे। लाइक यू नेवर नो, जैसे आपकी कॉलिंग रही है, यू वर इन डिफरेंट प्रोफेशन, आप आ गए अलग डिफरेंट प्रोफेशन में, राइट? सो प्रोफेशन हैज चोजन यू बेसिकली, राइट? सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ जिस्ट। आपको अननोन ब्लेसिंग्स भी मिलती है फिर, क्योंकि जब आपको ब्लेसिंग्स तो चाहिए, जरूरी है सारी ब्लेसिंग्स। और अगर आप बिना किसी छल कपट के सिर्फ सीख रहे हो ना, तो आपको वो बंदा ना दे या कोई दूसरा तीसरा चौथा इंसान ना दे, आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स भी मिलती है। बिकॉज वो देख रहा, एवरीथिंग इज अंडर द स्कैनर ऑफ द यूनिवर्स, कि ये बंदा या बंदी सीखते ही जा रहा है, सीखते ही जा रही है, इसको कुछ लेना देना स्वार्थ नहीं है कि मुझे इससे कितने पैसे मिलेंगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं जाऊं वहां पे, मैं क्यों जाऊं वहां पे, मैं ट्रेन पकड़ के चर्च गेट तक क्यों जाऊं, मुझे क्या, मेरे को क्या वहां पे मिल रहा है, कोई प्राइज मिल रहा है, या मुझे क्या वहां पे 10,000 रुपए मिल रहे हैं गिटार लेके बजाने के लिए, या मुझे क्या। तो मैं तो वहां पहुंच जाता था यार, मैं कहीं पे भी, मुंबई आइडल हो रहा है या कुछ भी लोकल शो हो रहा है, मैं वहां पे, मेरा एक ही स्वार्थ होता था, मेरी आवाज सुनो, तुमको सुननी पड़ेगी मेरी आवाज, मेरे को माइक दे दो बस यार, बाकी सब तुम मेरे को सिर्फ माइक दो, स्टेज दो, बस खत्म हो गई बात। देन आई टेक केयर। मुझे पता था कि मैं फिर मेरा पागलपन निकलता था, फिर अंदर का जो गुबार, फिर अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है, फिर वो दर्द निकलता था, फिर वो एंग्विश, फिर वो सब कुछ निकलता था इन अ म्यूजिकल वे ऑन द माइक। वही है, और रॉकस्टार में बोला ना, दर्द होना चाहिए तभी निकलता है असली संगीत। तो वो जो दर्द और वो जो, जब तक आप इस पूरे रगड़ो ही नहीं ना, इसमें दर्द कहाँ से आएगा। इफ यू हैव एसी गाड़ी में बैठ के आ रहे हो जी, हाँ क्या व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्सअप ब्रो, नहीं लगेगा। वो पिटाई नहीं की है यार, टाइम ने और दुनिया ने तुम्हें पीटा ही नहीं है, तुम पिटा ही नहीं हो उस चीज से। तुमको पीट के तुम्हारा भरता बनाना देना चाहिए, तभी तुम निकलते हो उसमें से। यू हैव टू राइज अप फ्रॉम दैट। इवन वो बोलते हैं ना, एक बॉक्सिंग में द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इज नॉट द वन हु पंचेस हार्ड, हु टेक्स दोज पंचेस हार्ड ना, हु टेक्स दोज हार्ड पंचेस, और उसके बाद वो एक नॉकआउट पंच मारेगा ना, वो होता है कि मार हार्ड पंच मार, कितना मारेगा, मैं एक मारूंगा तो ढेर हो जाएगा, उठेगा नहीं। तो लेकिन वहां तक 7 राउंड तक पहुंचने की शक्ति जो चाहिए, वही वो आपको ये सब ग्राइंड देगी। नहीं तो नाजों से पला हुआ और बड़े बाप के जो बेटे या बेटियां होती हैं, सब कुछ मिला होता है उनको विरासत में। मुझे नहीं लगता कोई भी चीज इजीली मिलती है लाइफ में, विदाउट स्ट्रगल, विदाउट हार्ड वर्क। मिलती है, लेकिन कदर नहीं होती है।
उनको मिल जाएगी, जो जिनकी मैंने बात करो, दोस्त हु आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन देयर माउथ, उनको तो सब कुछ मिलता है। बेटा तुम्हें क्या चाहिए? आज मुझे रोल्स रॉयस में जाना है, ऑडी में जाने का मन नहीं कर रहा डैड, कैन आई गो, कैन आई टेक योर कार? तो ये जो चीजें हैं ये तो उनको मिल रही है, उनको कदर नहीं है। बेटा रोल्स रॉयस क्या है? 10 करोड़ की चीज अगर बाहर लगी हुई है गाड़ी में और सिर्फ एक नहीं है, उसके बाद और 25 गाड़ियां ऑडी वाले हैं, तो यार मारुति 800 की तरह तुमने बोल दिया, ये तो रिक्शा है ऐसे बोल दिया। हाँ चलो ऑडी भी है, मर्सिडीज क्या, व्हाट इज दिस, BMW। टॉक अबाउट एस्टन मार्टिन एंड जैगुआर्स एंड रोल्स रॉयस एंड इस लेवल की बात करो। जो प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं उनको पूछो तत्काल के लिए ट्रेन में जाना क्या होता है, जनरल डब्बे में जाना क्या होता है। उनको लाइफ का वो एंगल नहीं पता। उन्होंने, उनकी जिंदगी की डेफिनेशन अलग है। वही वो अमीरी और गरीबी और मिडिल क्लास में वही फर्क है ना। तो आप जस्ट लाइक महालक्ष्मी में रहने वाले लोगों को पूछो, मलाड वेस्ट में रहते हैं जो चिंचोली में 1 by 1 के 1 रूम किचन में, they will not be able to relate to it। है एक ही मुंबई, बट they won't be able to relate। लेकिन वही है ना, उनकी एक अलग जर्नी है और इनकी एक अलग जर्नी है। ये वहां पे एडजस्ट हो जाएंगे, वो वहां पे एडजस्ट नहीं होंगे। आप नीचे से ऊपर उठते हो, तो आप नीचे से ऊपर उठते हो ना, क्योंकि आप जीते हो तो आप देखते हो कि ऊपर ही जाने के लिए मेरे पास एवरीथिंग, आई हैव टू गो एंड आई हैव एवरीथिंग टू गेन एंड विन। अब मैं अगर नीचे हूँ यहाँ पे, तो इफ आई एम, बिकॉज दुनिया इतनी जालिम है, इन रूथलेस है, कलयुग है, द पीपल आर ऑलवेज गोइंग टू लुक डाउन ऑन यू। दे आर नॉट गोइंग टू से तू बहुत अच्छा है यार, तू है ना गरीब कोई बात नहीं, लेकिन तू बहुत अच्छा है। हार्डली 2 या 10 लोग होंगे पूरी दुनिया में जो उसको बोलेंगे, लेकिन दुनिया ऐसी चलती है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू फाइट फॉर इट एंड यू हैव टू प्रूव योर वर्थ। क्रिएट योर ओन पोजीशन। हाँ, अगर तुम खुद में हो, तुम्हारे अंदर खुद है, तो तुम कर सकते हो। वो गली बॉय में भी तो दिखाया, तुम चौल से उठ के बन सकते हो। तुम्हारे अंदर वो आग होनी चाहिए ना। तो वो ये जितने भी रैपर है, एमी वे बनता है, ये वो दूसरे डिवाइन है, तो वो लोग भी वैसी छोटे तबके से ही निकल के आज देखो, जितने भी जो अभी अच्छे पोजीशन पे और सरवाइव भी कर पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर जर्नी। उन्होंने नहीं देखा कि, उन्होंने नहीं सोचा कि मैं ऐसे रैप करूंगा तो मेरे को दुनिया क्या बोलेगी। अरे भाड़ में गई दुनिया, मैं यही करने वाला हूँ और मेरे में अच्छी बात है। और मैं अपना ये हुनर, मेरे को 10 लोग आज जान रहे हैं ना, कल एक दिन आएगा जब 10,000 जानेंगे, फिर 10 लाख जानेंगे, फिर पूरा देश जानेगा। तो ये चीज है। तो डोंट लूज दैट फायर in you and keep that fire alive and keep that fire burning and never hesitate to keep learning. करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो कैंडिड। जैसे आपने माइक की बात की, माइक आपके सामने है, सिंगर हमारे सामने है, सो वी रियली वांट यू टू डेडिकेट वन सॉन्ग। हाँ जी बिल्कुल, उसके अलावा तो ये पूरा पॉडकास्ट इनकम्प्लीट है। मेरी लाइफ में मेरे को लगा एक इंटरव्यू पॉडकास्ट हो गया जहाँ पे मैं गाए, हाँ गाना नहीं गाया मैंने, तो मुझे एक अलग सा लगा, फील हुई चीज। तो सो या जस्ट ट्राई करूंगा कि एक जो मेरे जो जितने मेजर पॉपुलर नंबर्स हैं, जितना लोगों को जो लोग अवगत हैं जिनसे, तो आई विल जस्ट ट्राई टू मेक अ मैशअप ऑफ दैट। हट के मट के झट के मारे हैं, तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हम, चाहे दम निकले ये दम है, कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। गो 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 गोविंदा, होने दे आज हल्ला, देखे गली मोहल्ला, चाहत के माथे चंदन का टीका, है राम सीता इसमें शर्मो हया की रस्में, जिनमें मोहब्बतों का तरीका, सीखेगी छोरी और सीखेगा छबीला, राम सिया की देखो निराली है प्रेम लीला, प्रेम लीला।
हो तेरी कैट जैसी वॉक, तेरी स्वीट सीटी टॉक, तेरा एटीट्यूड मस्त सोनिए, मुड़ मुड़ के ना देख खुल के तू आंखें से गया चालक जगले तू सोनिए, तेरे से जैसे गाल तू है माइंड ब्लोइंग माल, आजा नच ले ओ सोनी नच ले ओ कुड़ी नच ले मेरे नाल वे नच ले ओ सोनी नच ले ओ कुड़ी नच ले मेरे नाल वे पा 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 पा, जिसका रब है पहरेदार पैंथर सी जिसकी रफ्तार लगाए चांद पे जो दरबार सन ऑफ सरदार, और आंजे असली लाइसेंस वाले गबरू मन से है मत वाले ओरिजिनल जिंदा दिल दिल वाले हो, फॉरएवर पार्टी को तैयार चिल्ड पटियाला बार बार है रौनक हर महफिल की यार सन ऑफ सरदार, तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार, तेरा हुस्न धुएंधार जैसे जलता सिगार, तेरे प्यार का नशा कभी यार कभी पार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार बार बार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार ये Thank you. और एक अलग जितने भी मेरे ज्यादातर गाने हैं वो पेपी और एनर्जेटिक और पार्टी नंबर्स हैं, Yeah. तो लेकिन एक बहुत गाने गाए हैं मैंने जो अलग जॉनर के भी हैं, गजल थी और गजलें थी और अलग डिवोशनल भी थे, कुछ अलग भी टाइप के सूफियाना भी थे, सूफी रॉक वैसे वाले जॉनर के, पर एक गाना जो है बहुत मेरे दिल के करीब है एंड आई थिंक जिन लोगों ने ये गाना सुना है उन लोगों के लिए ये उनकी प्लेलिस्ट में हमेशा होता है, रोमांटिक प्लेलिस्ट में। फिल्म थी 2014 की 21 तोपों की सलामी, एक फिल्म का नाम था, जिसमें दिव्येंदु जो मिर्जापुर के जो हैं, दिव्येंदु शर्मा, अदिति सिंह शर्मा, अनुपम खेर जी, ये सब लोग दिग्गज, बहुत ही बड़ी, मनु ऋषि चड्ढा, बहुत बहुत बड़े बड़े थिएटर वाले और उस लेवल के ड्रामा वाले एक्टर्स जो थे और बहुत मंझे हुए एक्टर्स और बहुत अच्छी स्टोरी लाइन, बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छी फिल्म भी बहुत अच्छी थी, बट वही है कि एक छोटे बजट की फिल्म है और ज्यादा प्रमोट नहीं हुई, तो गाने भी इतने प्रमोट नहीं हुए उस टाइम पे, लेकिन ये गाना जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक टाइम के साथ साथ ये बहुत फेमस होता गया, क्योंकि एक पाकिस्तानी ड्रामा में इसको फीचर किया था और लोगों को लगा वो वीडियो जो है वो यूट्यूब पे थी और लोगों को लगा ये ड्रामे में ही गाना है, तो सब लोग बोलते थे शायद पाकिस्तानी गाना है, पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, बट बाद में धीरे धीरे लोगों को पता चला कि ये दिस इज एन इंडियन फिल्म सॉन्ग। हम तुम्हें कैसे बताएं तुम्हें क्या क्या बात है, तुमसे दिल में शायरी है, इश्क की सौगात है, ये हवाएं छू रही हैं तुमको जिस अंदाज से, ये हवाएं छू रही हैं तुमको जिस अंदाज से, ये हवाओं की अदा की एक नई शुरुआत है, हम तुम्हें कैसे बताएं तुम में क्या क्या बात है, तुमसे दिल में शायरी है, इश्क की सौगात है। तो ये रोमांटिक एंगल जो है ये गाने का था और बहुत 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 प्यारा गाना है। राम सबत जी का म्यूजिक है, संदीप नाथ जिन्होंने वो बहुत एक फेमस सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं, आशिकी 2 का लिखा था, ही हैज रिटन दिस सॉन्ग, तो बहुत बढ़िया, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स आई हैव सung इन माय करियर येट। और बहुत बहुत इस गाने के बाद राम संपत जो थे वो खुद राम सर ही वाज लाइक सरप्राइज कि लाइक मेरे
पूरी दुनिया को पता है तू हुक्का बार गो गोविंदा रात को 3 बजे भी गवाएंगे ना तेरे को ऐसा उठा के तो तू गा देगा नींद से, लेकिन तू ये ऐसा गाएगा, ये मुझे भी तूने सरप्राइज कर दिया कि यू हैव सॉन्ग दिस सॉन्ग लाइक। और ये रात को हम लोगों ने, मुझे याद है मैं दिल्ली से आया था डायरेक्ट फ्लाइट से, एयरपोर्ट से सीधा स्टूडियो गया था खार में उनके, और 2:30-3 बजे हम लोगों ने रात को रिकॉर्ड किया था ये, 1 घंटे में रिकॉर्ड। इट्स माइंड ब्लोइंग ब्यूटीफुल सॉन्ग। So, I mean, the entire conversation was very candid, and it was, I mean, I still had a lot of questions to ask, but I believe this podcast, मतलब ये podcast हमारा already हमने बहुत like it's one of my longest podcast. Just Okay. Longest and the most authentic and interesting. Say it, it's your most favorite. Say it right now on the camera. Favorite because the person is my most favorite. So thank you so much for being here. One last message I want you to share for my platform Ek Soch, one idea that changed your life. One idea that changed your life. एक सोच को बहुत बहुत शुभकामनाएं, many congrats to you, best wishes to you. I know Nirali since a very long time, and since the time जिस कहानी, जिस यात्रा, जिस सफर की मैंने बात करी during when I was still finding feet in the industry, कुछ 15 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो we know since each other since that time, and it's so nice for her, it's so nice for me to see her growing in leaps and bounds, and creating a niche of your own, creating your own legacy, जहाँ पे आप from different walks of life लोगों को आप उनकी लाइफ को जानते हैं, उनसे आप इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं उनसे आप शेयर करते हैं, वो अपनी शेयर करते हैं चीज़, आप उनसे उनके बारे में जानना चाहते हैं, आप जानते हैं, पूछते हैं सवाल, वो आप कुछ ना कुछ ऑडियंस को ज़रूर कुछ दे के ही जाएंगे, इंफॉर्मेशन या नॉलेज, या जैसे मैंने लर्निंग की बात की. सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव दैट यू आर yourself so interested in that, and you are calling people, inviting people from different walks of life and trying to showcase their life and their experience, जिससे लोग motivate हों या कहीं ना कहीं से inspire हों और कहीं ना कहीं लोगों को ये learning मिले कि So thank you so much for being on my platform and accepting my invitation. Even if you had your busy schedule, you have shown up. Not just for your music, but for your honesty and your heart. Your journey reminds all of us that talent with consistency always finds its light, no matter how the world change. To everyone watching, if you believe real voices deserve real recognition, drop a heart and share the conversation. This is Ek Soch, and together we are building a world where artists rise, dreams are respected, and passion always wins. See you in the next episode, and don't forget to like, share, and subscribe. Make them all